हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख रहे थे, जहां पे लास्ट के कुछ लेक्चर से हम अपने इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। और वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड जो हमारे लेक्चर्स की सीरीज चल रही थी, उसमें अगेन रिसेंट लास्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, क्योंकि वहां पे हमने कैटेगरी नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था सर। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि कैटेगरी नंबर 4 के अंदर लास्ट लेक्चर में जितने भी सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, उन सारे सवालों का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है, किसी भी पॉइंट पे डाउट है, तो लेक्चर को उस पॉइंट पे सर मल्टीपल टाइम्स देखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा ध्यान में रखना सर, मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी नंबर 4 थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, चीजें हो सकता है कि आपको एक बार में क्लियर ना हो, इसलिए कह रहा हूं कि लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स देखो, जरूरत पड़े तो स्लो मोशन में देखो। जब तक मल्टीपल टाइम्स नहीं देखोगे और उस पूरे सवाल को खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कंसेप्ट की क्लैरिटी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी सर। अब देखो, कुल मिला के अगर मैं अपनी कैटेगरी नंबर 4 की बात करूं ना, तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा इंटरेस्टिंग। क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से सुनना। आपने ऑब्जर्व किया होगा सर कि जो मेरे कैटेगरी नंबर 4 के नॉर्मल टाइप के टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के प्रॉब्लम होते हैं ना, वो पूरे प्रॉब्लम की घुमा फिरा के 5 टाइप है। यानी वो 5 वैरायटी, 5 टाइप आपने देख लिया ना, तो आप किसी भी नॉर्मल टाइप के एग्जाम में आने वाले कैटेगरी नंबर 4 के प्रॉब्लम को बना दोगे। और वो पांचों टाइप मैंने आपके लिए कवर किए। तो घुमा फिरा के सर नॉर्मल टाइप के प्रॉब्लम के यही 5 टाइप है, जिन्हीं पे बेस्ड आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। और अगर मैं बोर्ड प्रॉब्लम की बात करूंगा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा सर, बोर्ड प्रॉब्लम का भी 3 से 4 टाइप है, और इन्हीं 3 से 4 टाइप में आपको एग्जाम में सवाल आने हैं, इसके बाहर कोई भी टाइप नहीं आएगा। तो टोटल कितने हो गए सर, इधर से 5 टाइप, इधर से 4 टाइप, 9 टाइप में पूरा कैटेगरी नंबर 4 की कहानी खत्म है। अगर इन 9 टाइप के कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लेते हो, तो कैटेगरी नंबर 4 का हर सवाल आप आसानी से बना सकते हो। तो ये जितने टाइप्स को मैंने जिस जिस तरीके से डिस्कस किया था, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो और उसको दोबारा से प्रैक्टिस करो, आपके डाउट्स अपने आप कैटेगरी नंबर 4 में क्लियर हो जाएंगे। ये समझ में आया। इसके अलावा और इसी वजह से मैंने आपको कैटेगरी नंबर 4 में इन्हीं टाइप्स पे बेस्ड बहुत सारे होमवर्क्स दिए थे। यानी मैंने आपको सारे टाइप बता दिए और उसके बाद इन्हीं पे बेस्ड ढेर सारे मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। तो उम्मीद कर सकता हूं कि सारे होमवर्क आप लोगों ने कंप्लीट किए होंगे, क्योंकि वो अगर कंप्लीट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी वैरायटी, सारे टाइप समझ में आ जाएंगे। अब ये तो पूरी बात होगी सर प्रीवियस लेक्चर की। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो इस लेक्चर में अपनी लास्ट बची हुई कैटेगरी यानी कि मिसलेनियस कैटेगरी पे बात करेंगे सर, वर्ड प्रॉब्लम में। अब देखो, नाम ही है मिसलेनियस कैटेगरी। अभी तक जो कैटेगरी देख रहे थे सर, वहां पे आगे बढ़ने का एक बेसिक अप्रोच होता था, एक बेसिक कंसेप्ट होता था। यानी घुमा फिरा के अभी तक जो 4 कैटेगरी देखी थी, वहां उसी बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए सवाल बनता था सर। लेकिन मिसलेनियस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिसलेनियस में और जितनी भी वैरायटी बची रह गई सर, वो एक साथ आएगी। तो कोई फिक्स ढर्रा नहीं है, कोई फिक्स्ड कंसेप्ट नहीं है जो मैं कह दूं कि हर सवाल में अप्लाई होगा। यहां पे सवाल टू सवाल कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा सा वैरी करेगा सर, सोच थोड़ी थोड़ी सी वैरी करेगी, अप्रोच थोड़ा थोड़ा सा वैरी करेगा। तो हर सवाल के लिए अप्रोच थोड़ा अलग रहने वाला है सर मिसलेनियस वैरायटी में। बस ध्यान में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज रखनी है। क्या सर? कि इस चैप्टर में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स की बात हुई है, वहां पे मेनली 2 चीजें हमने हर बार ऑब्जर्व की हैं। क्या ऑब्जर्व किया है सर? कि सवाल लास्ट की तरफ हमसे हमेशा या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली 2 चीजें पूछता ही पूछता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हमेशा हमसे 2 चीजें पूछी ही जाती हैं। कई बार क्या होता है कि लास्ट में जब हम सवाल पढ़ते हैं, तो मुझे दिखता है कि बस एक चीज ही पूछी जा रही है, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज होता है उस एक चीज को कैलकुलेट करने के लिए मुझे 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो यही हो जाता है इनडायरेक्टली वाला केस। तो हमने बहुत सारे डायरेक्टली वाले और इनडायरेक्टली वाले केसेस को देखे, क्योंकि मुझे पता है सर कि यही जो 2 चीजें सवाल मुझसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछता है, यही मेरे 2 वेरिएबल नॉर्मली एक्स और वाई बनते हैं। उसके बाद मुझे यह भी पता है सर कि नॉर्मली हमें अपने इन सारे वर्ड प्रॉब्लम को बनाने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और 2 इक्वेशन के लिए सवाल हमेशा मुझे 2 इंफॉर्मेशन घुमा फिरा के देता ही देता है सर। तो अगर ये 2 चीजें मुझे ध्यान में है ना, कि 2 इंफॉर्मेशन सवाल में मिलेंगे जिससे मेरी 2 इक्वेशन बनेगी, और सवाल मुझे हमेशा लास्ट की तरफ या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली 2 चीजें पूछेगा ही पूछेगा। अगर ये 2 बातें मेरे ध्यान में है सर, तो अगेन मैं मिसलेनियस का हर सवाल बना सकता हूं। अब यहां पे सर अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सवाल को स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद कंसेप्ट पे बात करेंगे। सवाल यहां पे कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 75 रुपीज and for a journey of 15 kilometers the charge paid is 110 rupees. What will a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? अब देखो सर, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहां पे भी सवाल मुझसे लास्ट की तरफ दो चीजें या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली पूछेगा ही पूछेगा। तो जब मैं अपने सवाल का लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ता हूं सर, तो देखो मुझे क्या लिखा हुआ दिख रहा है। मुझे यहां लिखा हुआ दिख रहा है कि सवाल मुझसे पूछ रहा है कि अगर मैं एक टैक्सी से ट्रैवल करता हूं तो 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के सवाल देख के ऐसा लग रहा है सर कि एक ही चीज पूछी जा रही है। तो अपने एक्सपीरियंस से मुझे पता है सर कि इस एक चीज को निकालने के लिए मुझे जरूर दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है और इन्हीं दो चीजों को हम अपना दो वेरिएबल मानेंगे। तो जो पढ़ा सर उसको यहां पे अप्लाई होता हुआ हम देखेंगे। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं बात को। यहां पे क्लियरली दिख रहा है सर मुझे कि सवाल लास्ट में बस एक चीज पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर टैक्सी से ट्रैवल करने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सवाल सुनने में ऐसा लग रहा है सर बस एक ही चीज पूछ रहा है, लेकिन हम अपने इनडायरेक्टली वाली कहानी से जानते हैं कि कई बार सवाल में जब लास्ट की तरफ एक चीज पूछी जाती है तो उस एक चीज को निकालने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ती है और उन्हीं दो चीजों को हम अपना दो वेरिएबल अज्यूम करते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? अब मुझे यह भी पता है सर कि वर्ड प्रॉब्लम में तो इतना कंफर्म है दो इंफॉर्मेशन सवाल के अंदर छिपी होगी। उन दो इंफॉर्मेशन को पहले मुझे ढूंढना है और उसके बाद उन दो इंफॉर्मेशन की मदद से हम अपने दो इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं, जिसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। इतना सभी को क्लियर है सर? अब आगे तो इस सवाल को समझने का बेस्ट तरीका बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है सर। यह हमारे साथ कई बार हुआ है। क्यों? मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो कभी भी कैब सर्विसेज से नहीं गया होगा या फिर बाइक सर्विसेज से नहीं गया होगा। यानी आप लोगों ने कई बार कभी ओला कभी उबर किसी की मदद से ट्रैवलिंग तो जरूर की होगी, ये गारंटेड है। तो अगर आपने ओला या उबर यानी कि किसी भी कैब सर्विसेज से ट्रैवलिंग की है सर, तो वहां पे जो फेयर जनरेट होता है, यानी आप जितनी दूर तक ट्रैवल करते हो उसके लिए जो टोटल पैसे आपको देने पड़ते हैं, टोटल फेयर जो आपको देना पड़ता है, वो किस तरीके से रहता है सर? तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस तरीके की जो कैब सर्विसेज होती है वहां पे फेयर ना दो पार्ट में डिवाइडेड होता है सर। घुमा फिरा के दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से दो पार्ट सर? तो एक पार्ट होता है फिक्स्ड चार्ज का पार्ट, यानी कि आप 10 कदम भी जाओगे ना, अगर आप कैब में बैठ गए और 10 कदम पे उतर गए ना, तो भी आपको यह फिक्स चार्ज देना ही देना है। फिक्स चार्ज तो गारंटेड लगेगा। उसके अलावा पर किलोमीटर के हिसाब से भी आपको चार्ज देना पड़ता है। यानी कि आपको बहुत अच्छे से पता है सर, अलग अलग कैब सर्विसेज का अलग अलग जगह अलग अलग रेट होता है। कोई कहता है भाई कि पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे, कोई कहेगा पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 8 रुपए लगेंगे। तो इस तरीके से एक वेरिएबल चार्ज भी इंक्लूडेड होता है सर। यानी कि आप जितने किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से जो आपका रेट रहेगा उस रेट पे आपका वेरिएबल चार्ज जनरेट होगा। यानी मान लो पर किलोमीटर का 5 रुपया मुझे लग रहा है और मैं एक कैब से एक टैक्सी से 5 किलोमीटर जा रहा हूं, तो टोटल वेरिएबल चार्ज कितना जनरेट हुआ सर? तो इस हिसाब से टोटल वेरिएबल चार्ज मेरा जनरेट हुआ 25 रुपए। यानी कि हमारा जो टोटल फेयर होता है किसी भी टैक्सी या कैब सर्विसेज के लिए सर, वो हमेशा इन्हीं दो चार्ज से मिलकर बना होता है। एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है वेरिएबल चार्ज। वेरिएबल चार्ज डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी तक जा रहे हो, यानी कि जितने ज्यादा किलोमीटर तुम जाओगे उतने ज्यादा पैसे आपको लगेंगे, क्योंकि पर किलोमीटर के हिसाब से आपका एक चार्ज डिसाइडेड रहता है सर। और फिक्स चार्ज कैसा चार्ज है? आप कैब में बैठ गए, आपको फिक्स चार्ज देना ही देना है। तुम कैब में बैठ गए, कैब 10 कदम भी चल गया, आपको अपना फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो हमेशा सर हमारी ये जो कैब सर्विसेज या टैक्सी सर्विसेज होती है वो यही दो चार्ज से मिलकर बनी होती है। और यहां पे भी सवाल के अंदर पूरी कहानी यही हो रही है सर। क्या हो रही है? तो देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल यहां पे कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ फिक्स चार्ज के साथ क्या लग रहा है सर? तो फिक्स चार्ज के साथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे उसके हिसाब से भी एक चार्ज इस फिक्स चार्ज में एडेड है, अगर कभी भी आप इस टैक्सी चार्जेस की बात करते हो तो
तो अगेन यहां पे भी सवाल में वही कहानी है कि किसी सिटी में जो टैक्सी सर्विसेज है सर वो दो चार्ज से मिलकर बनी है, यानी टैक्सी सर्विसेज का जो भी फेयर जनरेट होता है सर वो दो चार्ज से मिलकर बना है। एक तो मेरा फिक्स चार्ज जो हमेशा लगना ही लगना है सर, और उसके अलावा एक वेरिएबल चार्ज जो कि इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो। जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उतना ज्यादा आपका ये वेरिएबल चार्ज लगेगा, क्योंकि ये वेरिएबल चार्ज किस बेसिस पे बेस्ड होता है सर, तो ये वेरिएबल चार्ज बेस्ड होता है इस बात पे कि आप कितना किलोमीटर ट्रैवल करते हो, क्योंकि पर किलोमीटर के हिसाब से आपका वेरिएबल चार्ज डिफाइंड होता है, जैसा कि यहां पे हमने देखा था सर। अब देखो आगे की कहानी क्या कही जा रही है। अब आगे आपको कहा जा रहा है सर कि फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 75 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 110। अब यहां पे क्लियर कट सवाल ने बना दिया है, क्या बताया सर कि अगर एक कस्टमर 10 किलोमीटर इस टैक्सी सर्विसेज से चलता है तो उसको टोटल 75 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये 75 रुपए किससे बने होंगे सर, फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज दोनों से मिलकर बने होंगे। आगे फिर सवाल कहता है कि अगर कोई कस्टमर 15 किलोमीटर चलता है तो उसको टोटल 110 रुपए देने पड़ते हैं। अगेन यहां पे भी ये जो 110 रुपए का फेयर जनरेट हुआ है सर, ये भी मेरा फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज से ही मिलकर बना है। और सवाल लास्ट में कह रहा है व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब हम वापस सवाल पे आ जाते हैं सर। तो मैंने आपको क्या कहा था, सवाल पढ़ के ऐसा लग रहा है कि लास्ट की तरफ बस एक ही चीज पूछी जा रही है, लेकिन अब मुझे अपने कंसेप्ट से यह दिख रहा है सर इस एक चीज को कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है सर। और अब मुझे क्लियर हो गया है कि सवाल जो दो चीजें मुझे इनडायरेक्टली निकालने को कह रहा है उन दो चीजों को ही हम अपना वेरिएबल मानेंगे। सवाल मुझे जो दो चीजें इनडायरेक्टली निकालने को कह रहा है सर उन्हीं दो चीजों को हम अपना वेरिएबल मानेंगे, क्योंकि वो दो चीजें अगर हम निकाल लेंगे तो ये फाइनल वाली चीज हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं सर। तो क्या क्या एक्स और वाई मानना पड़ेगा सर, तो सवाल पढ़ के क्लियर है कि हम अपने फिक्स चार्ज को कुछ एक्स बोल देते हैं और अपने वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर को हम कुछ वाई बोल देते हैं। तो यहां पे लिख लो लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स एंड द वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर एंड द वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से बराबर y। अब सर ये चार्ज है तो यूनिट क्या होगी, कितने पैसे लगेंगे, पैसे की यूनिट क्या होती है सर, इंडिया में बात कर रहे हैं तो रुपया होती है, तो x रुपीस और y रुपीस। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे आप ये आर्ग्यूमेंट मत करना सर कि आपने पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज माना है, पर मीटर के हिसाब से चार्ज क्यों नहीं माना। इसलिए मैंने कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम हमेशा प्रैक्टिकल होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियो पे चीजें बनती हैं। क्या आप जो टैक्सी या फिर कैब में ट्रैवल करते हो तो पर मीटर के हिसाब से वेरिएबल चार्ज लगता है क्या, नहीं सर, पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है। तो आपको भी जो वेरिएबल चार्ज मानना है वो पर किलोमीटर के हिसाब से ही मानना है। ये क्लियर है क्या, यहां तक समझने में कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए। और इसका हिंट मुझे सवाल से भी मिलता है। क्यों सवाल से मुझे हिंट मिलता है सर, क्योंकि यहां जो भी डिस्टेंस की ट्रैवलिंग हो रही है ना वो हर बार किलोमीटर्स में ही हो रही है सर। यहां पे सवाल में जो भी डिस्टेंस की ट्रैवलिंग हो रही है वो हर बार किलोमीटर्स में ही हो रही है। तो यहां से भी पता लगता है कि जो आप पर किलोमीटर के हिसाब से अपना वेरिएबल चार्ज मानोगे वो हमेशा पर किलोमीटर पे ही होगा सर। ये क्लियर हो गया। अब आगे, अब ये करने के बाद की कहानी क्या होती है सर, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सवाल जरूर मुझे दो इंफॉर्मेशन दिया होगा, उन्हीं दो इंफॉर्मेशन की मदद से मुझे अपनी दो इक्वेशन बनानी है सर। और सवाल पढ़ने के बाद मुझे क्लियर हो गया था कि मेरी वो दो इंफॉर्मेशन क्या क्या है सर। मुझे दिख रहा है यहां सवाल में कि यहां से लेके यहां तक हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है सर, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक हमारी सेकंड इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास है सर, इन सब इक्वेशन को फ्रेम कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में मुझे कहा गया है कि अगर एक कस्टमर 10 किलोमीटर इस टैक्सी से चलता है तो इसको 75 रुपए देने पड़ते हैं। तो टोटल फेयर कितना जनरेट हुआ सर, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल फेयर कितना जनरेट हुआ तो आप कहोगे सर 75 रुपीज का टोटल फेयर जनरेट हुआ। अब हमने देख लिया सर कि टोटल फेयर किससे बना होगा सर, तो फिक्स चार्ज से बना होगा, फिक्स चार्ज से बना होगा सर, और वेरिएबल चार्ज के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा। अब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि हमारा जो टोटल फेयर है वो फिक्स चार्ज और टोटल चार्ज, फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज के कॉम्बिनेशन से बना होगा सर।
अब यहां पे जो आपने अज्यूम किया है उसके हिसाब से आपने फिक्स चार्ज को क्या माना है सर, ₹X माना है, तो फिक्स चार्ज के बदले क्या डाल दिया सर, X प्लस। अब ध्यान से वेरिएबल चार्ज क्या लिखोगे सर, तो आपने ₹Y पर किलोमीटर वेरिएबल चार्ज माना है। ध्यान से इस बात को समझना, आपने वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर Y माना है, यानी पर किलोमीटर के हिसाब से आपने जो वेरिएबल चार्ज माना है सर वो ₹Y माना है। और यहां पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है सर, तो 10 किलोमीटर। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं 10 किलोमीटर के लिए वेरिएबल चार्ज क्या होगा, तो तुरंत क्या जवाब आना चाहिए सर, हर किलोमीटर का ₹Y लग रहा है, हर किलोमीटर का ₹Y लग रहा है। तो 10 किलोमीटर का कितना लगेगा सर, 10 किलोमीटर का 10 इंटू वाई, यानी कि ₹10 लगेगा सर। मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि मैंने हर किलोमीटर का ₹Y अपना वेरिएबल चार्ज माना है, उस हिसाब से 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा टोटल वेरिएबल चार्ज सर, तो टोटल वेरिएबल चार्ज 10 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 10 इंटू वाई, यानी कि ₹10। उसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। उसको सिंपल नंबर से सोच सकते थे कि मान लो हर किलोमीटर का ₹2 लग रहा है, तो 10 किलोमीटर का वेरिएबल चार्ज कितना लगेगा सर, 10 इंटू 2 यानी कि ₹20। बस वही फंडा यहां पे हो रहा है सर, लेकिन वेरिएबल के टर्म में हो रहा है। क्लियर है। तो यहां से अगर मैं अपने फर्स्ट सिनेरियो के हिसाब से, फर्स्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपसे पूछूं कि वेरिएबल चार्ज टोटल कितना है, तो तुरंत जवाब आना चाहिए सर हर किलोमीटर का ₹Y, तो 10 किलोमीटर का ₹10। क्लियर है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा और नजदीक लिख देते हैं। और यही किसके बराबर है सर, तो सवाल ने आपको बता दिया था कि जब ये कस्टमर 10 किलोमीटर चलता है तो इन टोटल ₹75 फेयर के तौर पे करता है, तो यही टोटल 75 के बराबर है सर। लो बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नोट डाउन करो सर। क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं सर, और इस इक्वेशन को थोड़ा साइड में लिख देते हैं। क्या क्या है सर इक्वेशन, तो ये है x प्लस यहां पे 10y बराबर 75। अब सेकंड सिनेरियो की बात करेंगे सर, सेकंड इंफॉर्मेशन से अपना इक्वेशन फ्रेम करेंगे। फटाफट इसको नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे, अब यहां पे फिर से अगर मैं सेकंड इंफॉर्मेशन की बात करूं सर, तो क्या दिख रहा है मुझे, अब सेकंड इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि अगर कोई कस्टमर 15 किलोमीटर चलता है तो उसको टोटल ₹110 लगते हैं। यानी अगेन आपको टोटल फेयर दे दिया गया है। कितना दिया गया है सर, तो टोटल फेयर आपको बताया गया है ₹110। ये टोटल फेयर कैसे जनरेट हुआ होगा सर, तो ये टोटल फेयर फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज के कॉम्बिनेशन से जनरेट हुआ होगा। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या सर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, और मैंने आपको यह बात बार बार बताई है कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ना, ये ज्यादातर सवाल, मैक्सिमम सवाल बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के सिनेरियोस पे ही बेस्ड होते हैं। तो सवाल को अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो एनालाइज करने में बहुत आसानी होगी। क्लियर है। तो अगेन सर, ये जो मेरा 110 का चार्ज जनरेट हो रहा है, ये भी फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज से मिलकर जनरेट हो रहा होगा। अब फिक्स चार्ज तो हमेशा फिक्स है सर, क्या आपने माना है, तो आपने अपने ट्रैवलिंग का फिक्स चार्ज ₹X माना है प्लस। अब वेरिएबल चार्ज इस केस में क्या हो जाएगा सर, तो सेकंड केस में हमारे कस्टमर 15 किलोमीटर चल रहे हैं और आपने अपना वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर क्या माना है सर, Y। यानी कि अगर हर किलोमीटर का वेरिएबल चार्ज ₹Y है तो 15 किलोमीटर का वेरिएबल चार्ज कितना हो जाएगा सर, तो 15 किलोमीटर का वेरिएबल चार्ज 15 इंटू ₹Y हो जाएगा सर। यानी कि 15 इंटू Y यानी कि 15Y हो गया सर। और यही टोटल फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज का जो हमारा कॉम्बिनेशन है सर, यही 110 के बराबर है। लो आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। नोट डाउन करो सर। इसको भी साइड में लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे सर। तो ये कितनी आ रही है, x प्लस यहां पे 15y बराबर 110। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या बचा है सर सवाल में, कुछ खास नहीं। अपने 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x और y आ जाएगा। x और y आ गया ना तो ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर x और y निकल गया यानी कि हम अपना फिक्स चार्ज निकाल लेंगे, पर किलोमीटर का वेरिएबल चार्ज निकाल लेंगे, और एक बार फिक्स चार्ज वेरिएबल चार्ज आ गया तो मुझे 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा वो भी निकल जाएगा सर बहुत आसानी से। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या गेन नहीं होनी चाहिए। सॉल्व करते हैं सर फटाफट, पहले इसको नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे, तो यहां पे सॉल्व करेंगे सर तो क्या हो जाएगा, तो क्लियरली दिख रहा है सर, डायरेक्टली दिख रहा है मुझे कि यहां पे अगर मैं अपने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाएगा,
पूरी इक्वेशन y के टर्म्स में आ जाएगी, सॉल्व करके y निकाल लूंगा, y को वापस से दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा, x भी निकल कर आ जाएगा सर। तो सॉल्व करना स्टार्ट करो। मान लो पहले मैं ये वाली इक्वेशन लिख लेता हूं, x प्लस 15y बराबर 110, उसके बाद ये वाली x प्लस 10y बराबर यहां पे 75। अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर, अपने दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस बना, प्लस माइनस बना, प्लस माइनस बना सर, x से x खत्म, 15y माइनस 10y कितना बचा सर, 5y बराबर इस तरफ 110 माइनस 75 कितना हो जाएगा सर, 100 में 75 घटते तो 25 बचते, लेकिन ये 100 नहीं 110 है, तो 25 में 10 बढ़ा दो सर, 35 हो जाएगा। क्लियर है, 5 7 जा 35, कुल मिला के सर y बराबर 7 आ गया। y क्या माना था आपने, तो पर किलोमीटर का वेरिएबल चार्ज आपने y माना था। तो यहां से पता लग रहा है कि इस सिटी में जो टैक्सी चार्ज है ना, उस टैक्सी चार्ज का पर किलोमीटर का रेट क्या है सर, तो पर किलोमीटर का इस टैक्सी चार्ज का रेट है 7 रुपया, यानी हर किलोमीटर का आपका 7 रुपया लगेगा वेरिएबल चार्ज, अगर आप इस सिटी के टैक्सी में बैठते हो तो। क्लियर है। अब अपना फिक्स चार्ज निकालेंगे कैसे सर, y की वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो नीचे वाली इक्वेशन में नंबर छोटे हैं तो मैं उसमें पुट करता हूं, तो अपने y की वैल्यू को पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा सर, तो यहां से मैं बोल दूंगा x बराबर 75 माइनस 10y, प्लस 10y को उधर भेज दिया, माइनस 10y बन गया सर। y को पुट कर दो तो ये बन जाएगा सर 75 माइनस 10 इंटू 7 यानी कि 70, कुल मिला के 5 आ गया सर। x की वैल्यू 5 निकाल ली। x क्या माना था, तो आपने इस टैक्सी सर्विसेज के फिक्स चार्जेस को x रुपया माना था। तो इस पर्टिकुलर सवाल के हिसाब से जो टैक्सी सर्विसेज चल रही है सर, उस टैक्सी सर्विसेज का फिक्स चार्ज है 5 रुपया और उसका वेरिएबल चार्ज है 7 रुपया पर किलोमीटर। फिलहाल इतना नोट डाउन करो। अब आप यहां पे आगे लिखोगे, ये लिखने के बाद क्या लिखोगे ध्यान से देखना, देयरफॉर द टैक्सी सर्विसेज, देयरफॉर द टैक्सी सर्विसेज हैज अ फिक्स चार्ज ऑफ, हैज अ फिक्स चार्ज ऑफ ₹5 and a variable charge of ₹7 पर किलोमीटर। इस तरीके से आप लास्ट में ये सॉल्व करने के बाद ये वाली लाइन मेंशन करोगे, तो इसको नोट डाउन करो। मैं लिख इसको बता देता हूं एक बार पढ़ के, द टैक्सी सर्विसेज हैज अ फिक्स चार्ज ऑफ ₹5 जैसा कि मुझे दिख रहा है सर, एंड अ वेरिएबल चार्ज ऑफ ₹7 पर किलोमीटर। अगेन मैंने ये भी कैलकुलेट कर लिया, इतना लिख लिया सर। अब देखो सवाल क्या मुझसे फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज पूछ रहा था, नहीं सर, सवाल मुझे सीधे सीधे पूछ रहा है कि अगर मैं इस टैक्सी सर्विसेज से 25 किलोमीटर चलूंगा तो कितने पैसे मेरे लगेंगे, यही सिंपली सवाल मुझसे पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे सर, देख लेते हैं। तो सर यहां से अब मैं अपना लिख दूंगा फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज, चूंकि पता लग गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, कि आप मुझे बताओ कि 25 किलोमीटर ट्रैवल करने का टोटल फेयर क्या जनरेट होगा। तो यहां पे लिखोगे देयरफॉर टोटल फेयर फॉर ट्रैवलिंग, टोटल फेयर फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगी सर, तो ये मेरे फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज से अगेन मिलके बना होगा, फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज कितना कितना हो जाएगा सर। फिक्स चार्ज आपने निकाल लिया है 5 रुपया है सर, प्लस वेरिएबल चार्ज कितना है 7 रुपया पर किलोमीटर है सर। तो अगर 7 रुपया पर किलोमीटर है, आपको कितने किलोमीटर ट्रैवल करने हैं सर, 25 किलोमीटर, तो टोटल वेरिएबल चार्ज कितना हो जाएगा, 25 इंटू 7 हो जाएगा सर। ये सभी को क्लियर है, क्या होना चाहिए, तो इतना रुपया, यूनिट क्या हो जाएगी सर, इतना रुपया, यानी कि ये निकल के आ रहा है रुपीज, यहां से 5 प्लस कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35 का 5 यहां पे 3 7 2 जा 14 प्लस 3 17 175, कुल मिला के 175 प्लस 5 यानी कि 180 रुपीज। यानी कि इस पर्टिकुलर टैक्सी सर्विसेज से अगर तुम 25 किलोमीटर जाते हो तो आपको टोटल 180 रुपए देने पड़ेंगे सर। फटाफट नोट डाउन करो, इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर है। तो यहां से एक वैरायटी समझ में आती है सर मिसलेनियस की, कि फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस वाली वैरायटी अगर मिसलेनियस से आएगी तो मिसलेनियस से ये वाली वैरायटी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज के कॉम्बिनेशन से मुझसे सवाल पूछा जाता है। सवाल में इंटरेस्टिंग ये होता है सर कि लास्ट की तरफ जब हम सवाल पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि बस एक चीज पूछी जा रही है, लेकिन इनडायरेक्टली उसके अंदर दो चीजें छिपी होती हैं। तो पहले मुझे वो दो चीजें निकालनी पड़ती हैं, तब जाके मुझे अपनी फाइनल पूछी गई चीज पता लगती है। क्लियर है सर। अब अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहां पे, तो देखो ध्यान से।
अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद कंसेप्ट पे बात करेंगे। सवाल यहां पे कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। आगे सवाल कह रहा है सर, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स and breadth by 2 units, the area is increased by 67 square units. Find the length and the breadth of the rectangle. अब मैंने आपको सिखाया था सर कि कोई भी इस चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम हो, दो चीजें हमेशा आपको दिखेंगी। पहली चीज कि सवाल हमेशा लास्ट की तरफ आपसे डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली दो चीजें पूछता ही पूछता है, और इन्हीं दो चीजों को हम अपना वेरिएबल एज्यूम करके आगे बढ़ते हैं सर। दूसरी चीज, सवाल मुझे हमेशा दो इंफॉर्मेशन देगा और इन्हीं दो इंफॉर्मेशन की मदद से हम अपना दो इक्वेशन फ्रेम करते हैं सर। तो अगर ये कहानी हर वर्ड प्रॉब्लम में होती है तो इस मिसलेनियस वाली वैरायटी के वर्ड प्रॉब्लम में भी होगी सर। अगेन जब मैंने सवाल को पढ़ा था सर तो मुझे लास्ट की तरफ दिख रहा है कि सवाल मुझसे दो चीजें पूछ रहा है। सवाल मुझसे रेक्टेंगल का लेंथ और रेक्टेंगल का ब्रेड्थ पूछ रहा है। तो मुझे क्या पता है सर, मुझे पता है कि सवाल मुझसे जो दो चीजें पूछता है इन्हीं दो चीजों को हम अपना वेरिएबल अज्यूम करते हैं। तो यानी कि यहां से मैं अज्यूम कर सकता हूं सर कि हमारे रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा उसको मैंने मान लिया सर x, और हमारे रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ होगा सर उसको मैंने मान लिया y। ये क्लियर है क्या? अब देखो, जब पूरे सवाल को यहां पे पढ़ा सर तो कुल मिला के यहां पे रेक्टेंगल से रिलेटेड क्या बात मुझे दिख रही है सर, तो बार बार मुझे पूरे सवाल में दिख रहा है कि एक रेक्टेंगल के लेंथ पे बात चल रही है सर, उसके ब्रेड्थ पे बात चल रही है सर, और उसके एरिया पे बात चल रही है सर। पूरे सवाल में घुमा फिरा के इन्हीं तीन चीजों पे बात चल रही है। रेक्टेंगल के लेंथ से रिलेटेड बात चल रही है, रेक्टेंगल के ब्रेड्थ से रिलेटेड बात चल रही है, रेक्टेंगल के एरिया से रिलेटेड बात चल रही है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं? अब आगे मेरी बात को ध्यान से सुनना सर आपने लेंथ और ब्रेड्थ को x और y तो मान लिया, लेकिन इसके आगे की कुछ यूनिट नहीं लिखी कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है सर, ये आपने नहीं बताया। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं जब आपको ग्राफ सिखा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कई बार जब हम लंबाई की बात करते हैं सर और यूनिट को मेंशन नहीं करते तो उस कंडीशन में हम यूनिट वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। यानी कि चूंकि मुझे अगर यह क्लियर नहीं है कि सेंटीमीटर में बात चल रही थी कि मीटर में बात चल रही थी कि किलोमीटर में बात चल रही थी, तो उस कंडीशन में हम उस नंबर के आगे ये यूनिट वर्ड लगा देते हैं सर। ये ऑलरेडी हम ग्राफ से सीख कर आ रहे हैं, और इस सवाल में भी यही हो रहा है। इस सवाल में भी मैं बार बार देख रहा हूं सर कि नंबर के आगे यूनिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है? तो हमने जो अपना लेंथ और ब्रेड्थ माना है सर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो चूंकि मुझे यूनिट क्लियर नहीं है तो अगेन यहां पे भी मुझे यूनिट वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या मान लिया सर, अपने रेक्टेंगल की लंबाई को x यूनिट्स और अपने रेक्टेंगल के चौड़ाई को सर y यूनिट्स। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं होनी चाहिए? अब आगे सर, अब जैसा कि मैंने सवाल पढ़ के देखा सर कि घुमा फिरा के पूरे सवाल में लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे बात हो रही है। तो सवाल ने जो पूछा था उसके हिसाब से आपने लेंथ और ब्रेड्थ तो मान लिया। अब आपने जो अपना लेंथ और ब्रेड्थ माना है सर, उससे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके रेक्टेंगल का एरिया क्या निकल कर आएगा तो क्या जवाब दोगे? तो तुरंत जवाब आएगा सर, आपने जो माना है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपने लेंथ माना है x, ब्रेड्थ माना है y, यानी कि ये बन जाएगा सर x इंटू वाई। आगे की यूनिट क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। यूनिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है सर, तो आगे की यूनिट स्क्वायर यूनिट्स के फॉर्म में हम लिख देंगे। अब हमेशा याद रखना, जो एरिया की यूनिट होती है ना सर, वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर टाइप की होती है। तो आप इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन के तरीके यूनिट के लिए सही है। तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से मैंने यहां पे लिख दिया स्क्वायर यूनिट्स। आप चाहते तो यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते थे सर, ये भी लिखना सही होगा। इसको नोट डाउन करो। तो यहां से मैं ओवरऑल क्या कह सकता हूं सर कि मेरे इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स, यानी कुल मिला के सर एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए सर। तो आपने अपने लंबाई को क्या माना है सर? x यूनिट्स माना है। आपने अपने चौड़ाई को क्या माना है सर? तो y यूनिट्स माना है। ये क्लियर हुआ? अब आगे सर, अब मुझे यह क्लियर है कि सवाल ने जरूर मुझे दो इंफॉर्मेशन दी होगी और उन्हीं दो इंफॉर्मेशन की मदद से मुझे अपने दो इक्वेशन बनानी है।
तो जब मैंने सवाल को पढ़ा था तो मुझे क्लियर हो गया था सर कि सवाल में दो इंफॉर्मेशन कहां कहां है, यहां से लेके यहां तक हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है सर, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक हमारी सेकंड इंफॉर्मेशन है। तो अपनी इंफॉर्मेशन को स्पॉट कर लिया है, अगला काम क्या बचा है सर, इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाना। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन बनेगी, ध्यान से सुनना सर। दोनों ही इंफॉर्मेशन में सवाल क्या कर रहा है ना, आपका ये जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ में चेंज कर रहा है थोड़ा थोड़ा। दोनों ही इंफॉर्मेशन के अंदर आपको दिखेगा सर कि सवाल ने आपके इस रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ में थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ में आप चेंज करोगे तो एरिया में भी आपको चेंज दिखेगा। तो सवाल अगेन दोनों इंफॉर्मेशन में लेंथ के चेंज, ब्रेड्थ के चेंज और एरिया के चेंज पे बात कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगेन सवाल में मुझे दिख रहा है सर कि दोनों ही इंफॉर्मेशन के अंदर आपके इस अज्यूम्ड रेक्टेंगल के लेंथ में चेंज, ब्रेड्थ में चेंज और एरिया के चेंज पे बात चल रही है। अब किस तरीके से चेंज हो रहा है सर, तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको कहा जा रहा है सर कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। सवाल कह रहा है सर कि अगर आप इस ओरिजिनल रेक्टेंगल के लेंथ में चेंज करते हो, कैसा चेंज करते हो सर, तो लेंथ को रिड्यूस कर देते हो 5 यूनिट से, लेंथ को घटा देते हो 5 यूनिट से, लेंथ को कम कर देते हो 5 यूनिट से, और ब्रेड्थ में क्या करते हो सर चेंज, तो इसी रेक्टेंगल के अगर आप ब्रेड्थ में कैसा चेंज करते हो सर, इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। यानी कि लेंथ को तो आपने 5 से घटा दिया, ब्रेड्थ में क्या किया सर, तो आपने इस रेक्टेंगल के ब्रेड्थ को बढ़ा दिया सर 3 यूनिट से, इंक्रीज कर दिया सर 3 यूनिट से। तो ब्रेड्थ में कैसा चेंज हुआ सर, बढ़ा दिया 3 यूनिट से, इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से। तो एरिया में चेंज आता है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ में चेंज करने के बाद आपके इस रेक्टेंगल के एरिया में चेंज आता है। कितना चेंज आता है सर, तो पहले जो एरिया था सर, उस एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाओ, 9 स्क्वायर यूनिट घट जाओ सर। आपके पहले वाले एरिया से आपका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो गया है सर, 9 स्क्वायर यूनिट से घट गया है सर। क्लियर हुआ क्या सभी को, रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है सर कि अगर आप अपने इस अज्यूम्ड रेक्टेंगल के लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया में चेंज करते हो तो उसकी कहानी यहां पे दी गई है। कैसी कहानी है सर, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इस ओरिजिनल रेक्टेंगल के लेंथ को 5 यूनिट से कम कर देते हो, ब्रेड्थ को 3 यूनिट से बढ़ा देते हो, तो आपका एरिया 9 यूनिट से घट जाता है। अब इस बात को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान से सुनना। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन में जो सवाल कह रहा है सर, उसके हिसाब से आपके लेंथ में किस तरीके का चेंज आया है सर, तो आपके रेक्टेंगल का जो नया लेंथ है सर, वो पुराने वाले लेंथ में 5 घटने के बाद मिलेगा। लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट से आप लेंथ को कम कर दे रहे हो सर। तो पहले कितना था, x था, 5 से कम हो जाओगे, यानी कि x माइनस 5 हो जाएगा सर। क्लियर है। इसके आगे की यूनिट क्या हो जाएगी सर, लंबाई है। हमने जो पैटर्न ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से इसकी भी यूनिट सर यूनिट्स के फॉर्म में हम लिखेंगे। अगेन ब्रेड्थ में कैसा चेंज आया है सर, तो सर ब्रेड्थ के बारे में आपको कहा जा रहा है कि आपका जो ओरिजिनल रेक्टेंगल का ब्रेड्थ था, उस ब्रेड्थ में आप 3 से बढ़ जा रहे हो सर, 3 से इंक्रीज हो जा रहे हो सर। तो 3 से बढ़ जा रहे हो। ओरिजिनल ब्रेड्थ कितना माना था सर, y माना था। अब आपका जो नया ब्रेड्थ आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, तो इसमें 3 से बढ़ जाओ, 3 से इंक्रीज हो जाओ, तो +3 कर दिया सर। अगेन यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट्स। अब आगे आपको क्या कहा जा रहा है सर, ये लेंथ और ब्रेड्थ में चेंज करने के बाद आपके रेक्टेंगल के एरिया में क्या चेंज आ रहा है सर, तो देखो एरिया में क्या चेंज आ रहा है, ध्यान से सुनना। तो आपको कहा जा रहा है सर कि आपका जो ओरिजिनल एरिया था, उस एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट घट जाओ, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाओ। तो ओरिजिनल एरिया क्या था सर, XY था, इसमें 9 घट जाओ, 9 कम हो जाओ सर, इतना स्क्वायर यूनिट्स। ये क्लियर है क्या सभी को, इस 3 स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस सवाल ने जो पहली इंफॉर्मेशन दी उसी से ये 3 बातें मुझे दिख रही हैं सर। अब देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अब ध्यान से सुनना सर। कुल मिलाके इसी लेंथ और ब्रेथ के चेंज के कारण ये एरिया आ रहा है, कुल मिलाके इसी लेंथ और ब्रेथ में चेंज के कारण आपका ये एरिया आ रहा है। और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ। और आपको यह भी पता है कि यही लेंथ और इसी ब्रेथ के कारण ये नया वाला एरिया आया है। आपको यह भी पता है सर कि इसी नई वाले लेंथ और नई वाले ब्रेथ के कारण ये नया एरिया आया है।
तो अगर मैं अपने रेक्टेंगल की इस नए वाले लेंथ और नए वाले ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये नया वाला एरिया नहीं आएगा सर? अगर मैं अपने नए वाले लेंथ और नए वाले ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये नया वाला एरिया नहीं आएगा सर? बिल्कुल आएगा। तो यहां से मुझे पता लग गया सर मेरी इक्वेशन क्या बनेगी। तो यहां से मुझे दिख रहा है सर कि अगर मैं अपने लेंथ और ब्रेथ नए वाले लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि x - 5 इंटू वाई प्लस 3, अगर मैं अपने नए वाले लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करता हूं तभी ये नया वाला एरिया आ रहा है। और ये नया वाला एरिया किसके बराबर है सर? तो ये नया वाला एरिया xy - 9 के बराबर है। लो बन गई सर हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फटाफट इसको नोट डाउन करो। क्लियर है सर? अब अपने फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे सर। तो सिंप्लीफाई करते हैं यहां पे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखते जाना सर। x इंटू वाई xy हो गया। आगे ये कितना हो जाएगा सर? प्लस 3x हो जाएगा। आगे माइनस 5y हो जाएगा सर। माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15। इस तरफ क्या हो जाएगा सर? xy - 9 हो जाएगा। अब यहां पे सर xy से xy क्या हो गया? कैंसिल हो गया। मेरी पूरी इक्वेशन अब लीनियर बनती हुई दिख रही है सर। क्या दिख रहा है? ये हो गया सर 3x - 5y माइनस 15 को उधर भेज देंगे, प्लस 15 बन जाएगा। 15 - 9 कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। हमारे फर्स्ट इक्वेशन से सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकल के आ गई है। फटाफट नोट डाउन करो सर। इसको साइड में लिख लेते हैं। क्या है सर? ये है आपका 3x - 5y बराबर 6। क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। तो फिर से हर बात को यहां ध्यान से सुनना सर। अब देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसी रेक्टेंगल के, इसी अज्यूम्ड रेक्टेंगल के लेंथ ब्रेथ और एरिया में चेंज किया जा रहा है। अब कैसे कैसे चेंज किया जा रहा है सर? तो अब कहा जा रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां कहा जा रहा है कि अगर अब आप अपने ओरिजिनल रेक्टेंगल के लेंथ में चेंज करते हो, कैसा चेंज करते हो सर? तो नए लेंथ के लिए आप लेंथ को बढ़ा देते हो। कितना बढ़ा देते हो? तो 3 यूनिट से अगर आप लेंथ को बढ़ा देते हो तो लेंथ में चेंज कैसा है सर? 3 यूनिट से आप लेंथ को बढ़ा दे रहे हो। ब्रेथ में कैसा चेंज कर रहे हो सर? ब्रेथ को भी बढ़ा दे रहे हो। कितने से बढ़ा दे रहे हो सर? तो 2 यूनिट से ब्रेथ को बढ़ा दे रहे हो। तो एरिया में कैसा चेंज आ रहा है सर? तो ओरिजिनल रेक्टेंगल के एरिया के मुकाबले अब आपका जो नया एरिया है वो भी बढ़ा हुआ एरिया है। कितना बढ़ा है सर? तो जो ओरिजिनल रेक्टेंगल का था एरिया था, उस एरिया में 67 स्क्वायर यूनिट्स को जोड़ दो, उस एरिया में 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाओ। तो ओवरऑल क्या कहा गया है सर? कि अगर अब जो आप चेंज कर रहे हो उसके हिसाब से आप अपने रेक्टेंगल के लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा देते हो, ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ा देते हो, तो एरिया भी 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाता है सर। तो इस इंफॉर्मेशन को यहां पे अब लिख लेते हैं। तो अब आपका जो नया लेंथ मिल रहा है सर, वो नया लेंथ क्या है? तो आप अपने पुराने लेंथ में 3 यूनिट से बढ़ जा रहे हो सर। 3 यूनिट से उसको बढ़ा दे रहे हो। तो ओरिजिनल कितना था सर? लेंथ x था। इसमें आपने क्या किया? 3 यूनिट बढ़ गया सर। यूनिट क्या हो जाएगी? अगेन यहां पे यूनिट्स। ब्रेथ में कैसा चेंज है सर? तो जो पुराना ब्रेथ था उस ब्रेथ में आप 2 यूनिट से बढ़ जा रहे हो सर। 2 यूनिट से इंक्रीज हो जा रहे हो सर। यानी पुराना ब्रेथ y था, इसमें 2 यूनिट से इंक्रीज हो जा रहे हो सर। इतना यूनिट्स। तो इससे एरिया में क्या चेंज आ रहा है सर? तो इस एरिया में चेंज ये आ रहा है कि जो पुराना एरिया था उस पुराने एरिया में 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाओ सर। बना ली हमने अपनी 3 इंफॉर्मेशन की मदद से 3 पार्ट। क्लियर है? अब यहां से फिर से इक्वेशन फ्रेम करना नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब यहां पे अगेन मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि लेंथ में चेंज करने के बाद जो ये नया लेंथ मिला है, ब्रेथ में चेंज करने के बाद जो ये नया ब्रेथ मिला है, इसी लेंथ और ब्रेथ की मदद से तो मेरा ये एरिया बन रहा है सर। मुझे क्लियरली दिख रहा है सर, इसी लेंथ और ब्रेथ की मदद से तो मेरा ये वाला एरिया बन रहा है। और मुझे एरिया का फॉर्मूला पता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अगर मैं अपने इस लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मुझे ये एरिया नहीं निकल कर आएगा? बिल्कुल निकल कर आएगा, क्योंकि मुझे पता है सर इसी लेंथ और ब्रेथ में चेंज करने के कारण तो ये एरिया आया है। यानी कि इसी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये नया वाला एरिया निकल कर आ जाएगा। तो इसी बात को लिख लेते हैं सर कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी कि अगर मैं अपने नए लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा सर तो मेरा ये नया वाला एरिया निकल कर आ जाएगा, जो कि है xy + 67। बन गई सर हमारी सेकेंड इक्वेशन। फटाफट इसको भी नोट डाउन करो सर। क्लियर? समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। अब इसको भी यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? यहां से दिख रहा है x × y xy हो गया। आगे कितना हो जाएगा? +2x हो जाएगा।
उसके बाद प्लस 3y हो जाएगा, उसके बाद प्लस 6 हो जाएगा सर, और ये बराबर इस तरफ कितना हो गया सर, xy प्लस 67 हो गया। तो xy से xy गया सर, यहां पे मेरे पास बचा है 2x प्लस 3y प्लस 6 को उस तरफ में भेज दूंगा सर, तो 67 माइनस 6 कितना हो जाएगा सर, 61 हो जाएगा। तो हमने सर अपने सेकेंड इक्वेशन की मदद से सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकाल ली है। इसको भी लिख लेते हैं, क्या आ रही है सर, ये आ रही है मेरी 2x प्लस 3y बराबर यहां से 61। क्लियर है, यहां तक समझ में कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए। अब क्या बचा है सर, अब कुछ नहीं बचा है, सिंपली अपने दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो मुझे अपने ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ निकल जाएगा। तो सर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अपने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले उनको लिख लेते हैं सर यहां पे। तो ऊपर वाली इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, नीचे वाली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब यहां पे मैं बड़ी आसानी से एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट लगा के अपने इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूं। तो आपकी मर्जी है, या तो आप x को गायब कर दो या तो आप y को गायब कर दो। मान लो मैं डिसाइड किया कि मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे अपने दोनों इक्वेशन में x वाले टर्म के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। अभी कोफिशिएंट क्या है सर, 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। तो मुझे इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, मुझे इसको भी 6 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा सर, तो अपनी पहली वाली इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काम हो जाएगा। अपनी दूसरी वाली इक्वेशन में दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई निकल जाएगा सर। स्टार्ट करते हैं यहां पे। तो इस इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x माइनस 10y बराबर 12। इस इक्वेशन में दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा सर 6x प्लस 9y बराबर, यहां पे 3 1 3 3 6 18 यानी कि 183 सर। अब क्लियरली दिख रहा है कि अगर आपको x को एलिमिनेट करना है सर तो आपको दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज, प्लस बना माइनस, प्लस बना माइनस, प्लस बना माइनस, कुल मिला के सर प्लस 6x माइनस 6x खत्म, माइनस 10y माइनस 9y माइनस 19y हो गया सर बराबर इस तरफ, माइनस 183 प्लस 12 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस 171। अब माइनस से माइनस गया सर, y की वैल्यू आ रही है 171/19। अब देखो मैंने आपको हमेशा सिखाया था कि अगर सवाल का कंसेप्ट अच्छा होता है ना तो कैलकुलेशन में कभी भी सवाल आपको फंसाने की कोशिश नहीं करेगा, कैलकुलेशन हमेशा आसान देगा। अब y आपको क्या लग रहा है सर, 171/19 आ रहा है। मान लो तुमको 19 का टेबल नहीं याद है, उसके बाद भी तुम कह सकते हो कि जरूर सर मेरा 171 19 से कट रहा होगा, और कट भी रहा है सर, 19 9 जा 171 होता है। तो हमेशा याद रखना, कंसेप्ट अच्छा है ना तो कैलकुलेशन हमेशा आसान होगा। इस तरीके से कैलकुलेशन दिया जाएगा कि चीजें आपस में कट पिट जाए। क्लियर है सर। तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 9 निकल कर आ गई। y आपने क्या माना था सर, तो अपने ओरिजिनल रेक्टेंगल के ब्रेड्थ को आपने y माना था जो कि 9 निकल के आया है। तो यहां से मैं कह सकता हूं सर कि अपने ओरिजिनल रेक्टेंगल का ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, तो कह दोगे सर 9 यूनिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 9 निकला है यानी कि 9 यूनिट्स हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके x निकाल लेंगे सर, इसको पहले नोट डाउन करो। अब किस इक्वेशन में पुट करके निकालना ज्यादा आसान लग रहा है सर, तो इस इक्वेशन में नंबर थोड़ा ज्यादा बड़े हैं सर, इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादा आसान नंबर से यहां पे दिख रहे हैं। तो इक्वेशन है सर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। यहां से मुझे अपने y की वैल्यू को पुट करके x निकालना है सर। y कितना निकाला था, 9, पुट करो यहां पे 3x माइनस 5 इंटू 9 45 बराबर 6। तो 3x बराबर माइनस 45 उधर जाके प्लस 45, 45 प्लस 6 51 बन जाएगा सर। और अगेन यहां पे डिविजिबिलिटी टेस्ट का इस्तेमाल सर, 51 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 प्लस 1 6, 6 3 से डिविजिबल है, तो 51 भी 3 से डिविजिबल होगा सर। डिविजिबिलिटी टेस्ट का इस्तेमाल किया, कितना हो जाएगा सर, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 7 जा 21, यानी कुल मिला के सर x की वैल्यू 17 निकल कर आ गई। x आपने क्या माना था, तो अपने ओरिजिनल रेक्टेंगल के लेंथ को आपने x माना था जो कि 17 निकल कर आ रहा है। तो एक्चुअली में आपने अपने ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ निकाल लिया, कितना आया सर, 17 यूनिट्स निकल कर आया है। फटाफट इतनी चीजें नोट डाउन करो सर। तो यहां पे इतनी पूरी चीजें जितनी मैंने आपको करके दिखाई, बिल्कुल उसी तरीके से आपको सवाल बनाना है, और लास्ट में हमेशा लिखना, आंसर आ गया है ना तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ is equal to 17 units and breadth is equal to 9 units। क्लियर है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए।
अब मान लो आंसर वेरीफाई करना है सही है कि नहीं, तो क्या सिखाया था सर, जो आसान से इंफॉर्मेशन लगता है उसको चुनो, वहां से आंसर को वेरीफाई कर लो। तो ध्यान से सुनना सर, यहां पे कुल मिला के लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया में चेंज किया गया था। तो ध्यान से मेरी बात को समझना, आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे सर। तो आपको कहा जा रहा है सर कि आपका जो नया लेंथ बन रहा है वो कैसे बन रहा है, तो 5 रिड्यूस करने के बाद बन रहा है। यानी आपने जो लेंथ निकाला है इसमें 5 रिड्यूस करो, 5 घटो, तो 5 घटोगे तो नया लेंथ कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। अब ब्रेथ के बारे में क्या कहा जा रहा था सर, तो आपका जो पुराने ब्रेथ की मदद से नया ब्रेथ बन रहा है वो बन रहा है सर 3 को इंक्रीज करने के बाद। पुराना ब्रेथ क्या आया है सर, 9 में 3 को इंक्रीज कर दोगे ये भी 12 बन गया सर। अब क्या कहा जा रहा था, अगर आप लेंथ और ब्रेथ में ये चेंजेस करते हो तो आपका जो एरिया होगा सर वो 9 स्क्वायर यूनिट से घट जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन दोनों की मदद से मेरा एरिया क्या निकल कर आएगा, क्योंकि इन दोनों की मदद से जो एरिया निकल कर आएगा सर, उसी एरिया में अगर मैं 9 से घट जाऊंगा तो यहां से मेरा एरिया आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, यहां से मेरा एरिया हो रहा है सर 9 7 जा 63 यानी कि 36, 9 1 जा 9 प्लस 6 15, 153 स्क्वायर यूनिट। और आपको कहा जा रहा है सर चेंज करने के बाद जो आपके पास एरिया आएगा वो पुराने एरिया में 9 घटने के बाद आएगा। पुराने एरिया क्या आया सर, यहां से मेरा पुराना एरिया आया है 153, इसमें 9 घट जाओगे तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका बन जाएगा 144। कितना बन जाएगा सर, 9 घटने के बाद इसमें 144। अब आप चेक करो, यहां से चेक करो क्या एरिया 144 ही आएगा। तो दिख रहा है सर लेंथ और ब्रेथ बराबर है, लेंथ और ब्रेथ बराबर है। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है सर, वो रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर कहलाने लगता है, उसका एक स्पेशल नाम हो जाता है सर, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो साइड की लेंथ कितनी है, 12, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली 144। दिख रहा है सर कि मेरा जो रिजल्ट है वो मैच कर रहा है। क्या हुआ यहां पे, फिर से वेरिफिकेशन में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, तो ध्यान से सुनना। आपको कहा गया था कि अगर आप पुराने रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ में इस तरीके से चेंज करते हो कि आप लेंथ में 5 घट जाते हो, ब्रेथ में 3 बढ़ जाते हो, तो उसके बाद आपका जो नया एरिया क्रिएट होता है सर वो पुराने एरिया में 9 को घटने के बाद क्रिएट होता है। तो पुराना लेंथ और ब्रेथ आपने निकाल लिया सर, यहां से पुराना एरिया क्या आ रहा है 153, तो नया एरिया क्या आना चाहिए सर, इसमें 9 घट जाओ 144 आना चाहिए नया एरिया। अब आपने जो अपने लेंथ और ब्रेथ में चेंज किया उस हिसाब से आपकी लेंथ और ब्रेथ बराबर आ रही है। तो एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेथ यहां पे मुझे बराबर दिख रहा है वो क्या कहलाता है सर, तो मैं पता है एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाता है उसका एक स्पेशल नाम होता है, उसको हम स्क्वायर कह देते हैं। तो स्क्वायर की साइड क्या है, 12 है, एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। सर रिजल्ट मेरा मैच हो रहा है, यानी हमारा आंसर 100% सही है। फटाफट इसको नोट डाउन करो सर। तो वेरिफिकेशन इंटरेस्टिंग है, इसी वजह से मैंने वेरिफिकेशन यहां पे बताया। क्लियर, यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अगेन एक और शानदार मिसलेनियस का सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखना। अब ये रहा सर हमारा थर्ड क्वेश्चन, और मिसलेनियस के अंदर ये जो थर्ड क्वेश्चन वाली वैरायटी है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ कंपटीशन के लिए तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में ऑलमोस्ट हर साल ये थर्ड वाली वैरायटी का सवाल आता है। अब थर्ड वाली वैरायटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसका क्या कंसेप्ट है, ये यहां पे हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी चीजें एक ही सवाल के थ्रू सीखोगे, तो बड़े ध्यान से पूरे इंटेंशन के साथ चीजों को समझने की कोशिश करना। तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं सर, उसके बाद एक एक करके अपने कंसेप्ट पे बात करेंगे। सवाल मुझे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 people इज 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them saves ₹200 per month, find their monthly income. अब सवाल को पढ़ने के बाद ना सर 3 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैं स्पॉट कर पा रहा हूं। एक शब्द है सर मेरा इनकम, दूसरा शब्द है मेरा एक्सपेंडिचर, तीसरा शब्द है सर मेरा सेविंग। अब अगर मैं आपसे पूछूं इनकम का क्या मतलब होता है, तो तुरंत जवाब दोगे सर कि मैं जितना कमाता हूं, मैं जितना अर्न करता हूं, वही मेरा इनकम कहलाता है। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है सर, तो मैं जितना खर्च करता हूं, मैं जितना खर्च कर देता हूं सर, वही मेरा एक्सपेंडिचर कहलाता है। सेविंग्स क्या होती है सर, तो मैं जितना बचा लेता हूं वही मेरी सेविंग्स कहलाती है। अब हर स्टूडेंट से मेरा एक सवाल है, क्या है कि आप मुझे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच में रिलेशन बताओ। तो सभी से जवाब आना चाहिए सर
क्योंकि ये जो फॉर्मूला यहां से हम निकालेंगे ना, ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में हर जगह इस्तेमाल करते हो। आप तुरंत जवाब दोगे सर कि अगर आप मुझसे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच में फॉर्मूला, इनके बीच में रिलेशन पूछ रहे हो, तो बड़ी आसानी से मैं कह सकता हूं कि मैं जितना कमाता हूं, अगर अपनी कमाई में मैं अपने खर्च को घटा दूंगा, अगर मैं अपनी कमाई में अपने खर्च को घटा दूंगा, तो मैं कितना बचा लेता हूं, मैं कितना सेव कर लेता हूं, यह निकल कर आ जाएगा सर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है सर, कि मैं जितना कमा रहा हूं, अगर उसमें मैं अपने खर्च को घटा दूंगा, तो मैं कितना बचा लेता हूं, मैं कितना सेव कर लेता हूं, वो निकल के आ जाता है सर। तो पहले तो इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन करो। क्लियर है? तो ये जो वैरायटी है ना सर, थर्ड वाली वैरायटी, उसमें बेसिकली इसी फॉर्मूले से रिलेटेड बात चलती है, जहां पे आपके इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में सवाल में चर्चा होती है। इतना समझ में आया? अब आगे सर, अब इसके बाद हम कोई भी वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं तो मुझे पता है सर कि दो बातें होनी है। सवाल हमेशा लास्ट में मुझसे दो चीजें पूछेगा, यही दो चीजें मेरा दो वेरिएबल बनती है, और दूसरी चीज सर ये कि सवाल मुझे दो इंफॉर्मेशन देता है जिनकी मदद से अपना दो इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं। अब जब मैं सवाल को पढ़ रहा था सर, तो लास्ट की तरफ मुझे कहा गया है फाइंड देयर मंथली इनकम, उनकी मंथली इनकम बताओ। किनकी? सवाल ने क्लियर नहीं किया, लेकिन अपने कंसेप्ट से मुझे इतना गारंटेड है सर कि दो लोगों के बारे में ही चर्चा हो रही होगी, तो उनकी मंथली इनकम बताओ। इससे इतना तो जरूर समझ में आता है सर कि जरूर दो लोगों की मंथली इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। अब इस चीज को पहले कंफर्म करेंगे। क्यों कंफर्म करेंगे सर? क्योंकि यहां बस कह दिया गया है उनकी मंथली इनकम बताओ, तो कंफर्म करने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा सर? प्रीवियस वाले स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कभी भी सवाल अगर इंग्लिश लैंग्वेज से कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो उसके प्रीवियस वाले स्टेटमेंट का सहारा लो। तो उनकी मंथली इनकम बताओ, उनकी किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है सर? तो ये रही हमारी प्रीवियस वाली स्टेटमेंट। तो जब मैं अपने प्रीवियस वाली स्टेटमेंट को देख रहा हूं सर, तो यहां से भी मुझे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ किनके बारे में चर्चा हो रही है, तो उसके प्रीवियस वाला स्टेटमेंट दिखा। अब जाके जब उसके प्रीवियस वाले स्टेटमेंट देखा सर, तो मुझे दिख रहा है दो लोगों के बारे में चर्चा हो रही है, टू पीपल के बारे में चर्चा हो रही है। यानी कि यहां से अब मैं कंफर्म हो गया सर कि दो लोगों की मंथली इनकम मुझसे पूछी जा रही है। कुछ स्पेसिफाई किया है क्या कि उस बंदे का क्या नाम है या दूसरे बंदे का क्या नाम है? कुछ नहीं। तो रैंडमली थोड़ी देर के लिए मान लो सवाल आपको अच्छे से समझ में आए, उसके लिए मैंने मान लिया कि मेरा एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है, इन्हीं की मंथली इनकम मुझसे पूछी जा रही है। यानी कि ए की मंथली इनकम पूछी जा रही है सर, और मुझसे बी की मंथली इनकम पूछी जा रही है। किसकी सर? बी की मंथली इनकम पूछी जा रही है। तो नॉर्मली जो हम ढर्रा जानते हैं उसके हिसाब से हम क्या करते थे सर कि जो दो चीजें हमसे पूछी जाती थी उसी को हम नॉर्मली अपना वेरिएबल मान के बनाते थे। यानी किसी एक को एक्स कह दिया सर, किसी दूसरे को वाई कह दिया। अब इनकम है भाई, कमाई है, पैसा है, और अगर इंडिया में है तो इंडियन रुपीस के हिसाब से बात करेंगे। तो यहां पे सर ए की मंथली इनकम को मैंने एक्स रुपया, वाई को मंथली इनकम को मैंने वाई रुपया मान लिया, और इस तरीके से नॉर्मली हम आगे बढ़ते। लेकिन इस पर्टिकुलर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाली वैरायटी में ना ये अप्रोच काम नहीं करता है सर। क्यों काम नहीं करता है अभी आपको तुरंत थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो पहले तो इस चीज को लिखकर कट करो। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। अब ये लिख के कट कर दिया है। अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना कि क्यों ये चीज लिखना सही नहीं है सर, उसको हम आराम से सवाल के लैंग्वेज के थ्रू समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे कंसेप्ट इस सवाल से सीखोगे, तो बिल्कुल ध्यान देते रहना। सर सबसे पहली लाइन में मुझे कहा गया है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पीपल इज 9:7। अब मैंने अपने दो लोगों को क्या माना है? ए और बी माना है। तो नॉर्मली यहां पे सवाल मुझे कह रहा है सर दो बंदों के मंथली इनकम का रेशियो 9:7 है सर। दो बंदों के मंथली इनकम का रेशियो 9:7 आ रहा है सर। तो अभी सवाल आपको अच्छा समझ में आए, इसी वजह से मैंने अपने दो लोगों को ए और बी मान लिया है। तो सवाल ने जो दिया है उसके हिसाब से मैंने मान लिया है सर कि मेरा एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है, और मेरे बंदे ए और बी के मंथली इनकम का रेशियो 9:7 है। अब बहुत ध्यान से जो मैं पूछूंगा उसका जवाब मुझे चाहिए। सर मेरे इन दो बंदों के मंथली इनकम का, मंथली जो वो कमा रहे हैं, उस कमाई का रेशियो आपको 9:7 दिया गया है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एग्जैक्टली बताओ ए कितना कमा रहा था, एग्जैक्टली बताओ ए कितना कमा रहा था और बी कितना कमा रहा था, तो आप क्या जवाब दोगे? तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। सर आप कह सकते हो कि हो सकता है कि ए 9 रुपया कमा रहा हो और बी आपका 7 रुपया कमा रहा हो। अगर ए 9 रुपया कमा रहा, बी 7 रुपया कमा रहा, इस केस में अगर मैं सर ए और बी के इनकम का रेशियो लूंगा 9:7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। सर यह भी हो सकता था कि ए 18 रुपया कमा रहा हो, बी 14 रुपया कमा रहा हो। अभी भी जो ये कमाई है सर, इस कमाई का अगर मैं रेशियो लूंगा तो फिर से सर 9:7 ही आ जाएगा। सर यह भी हो सकता है कि ए 900 रुपया कमा रहा हो और आपका बी 700 रुपया कमा रहा हो। तो अगर ए 900 रुपया कमा रहा होगा, बी 700 रुपया कमा रहा होगा, इस केस में भी मैं रेशियो लूंगा सर तो 9:7 ही आ जाएगा। आप ये भी कह सकते थे सर कि यह भी तो हो सकता था कि ए 9,000 रुपया कमा रहा हो, बी 7,000 रुपया कमा रहा हो। इस केस में भी अगर आप इनके इनकम का रेशियो लोगे तो 9:7 ही आ जाएगा। तो यहां से क्या समझ में आता है कि अगर कोई मुझे बस इतना बोल दे कि आपके दो लोगों के कमाई का रेशियो 9:7 है, तो यह डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। बस इस लाइन की मदद से यह डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली में वो कितना कमा रहे थे, क्योंकि मेरे पास अनगिनत पॉसिबिलिटी बन सकती है सर, क्योंकि मेरे पास उनके कमाई की अनगिनत पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो उनकी एक्चुअल कमाई के बारे में कैसे पता करें सर? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जितने भी केस हो रहे हैं सर, वहां पे क्या हुआ, ये जितने भी अनगिनत पॉसिबिलिटी बन रही है सर, वहां पे नेचुरली क्या हो रहा है? तो बहुत ध्यान से चीजों को समझना सर। ये जितने भी केसेस लिए हैं ना मैंने, वहां पे मुझे दिख रहा है सर कि किसी ना किसी तरीके से आपका जो 9 है वो किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और यही पूरी चीज आपके एक बंदे की कमाई है। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है सर कि आपके जो दूसरे बंदे की कमाई है उसमें एक नंबर आपका कितना 7 है और वो इसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाइड है। यानी कि सर जो भी केस यहां पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है, हर जगह मुझे दिख रहा है सर कि एक की कमाई के अंदर 9 से एक नंबर मल्टीप्लाइड है, दूसरी के कमाई में 7 से यही सेम नंबर मल्टीप्लाइड है। इसी वजह से जब मैं दोनों का रेशियो लेता हूं सर, तो ये जो सेम नंबर दोनों में मल्टीप्लाइड होता है वो कट जाता है और फाइनली मेरे पास 9/7 निकल कर आ जाता है। यह बात समझ में आई क्या? आनी चाहिए। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूं। मैं यहां पे कह रहा हूं सर कि ये जितनी भी पॉसिबिलिटी ली, वहां पे रेशियो के अंदर मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा है? तो रेशियो की एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे बात मुझे पता लग रही है सर कि कभी भी अगर दो चीजों के रेशियो की बात करते हैं और कोई मुझसे यह कह दे कि एग्जैक्टली वो क्या था, ये पता करके बताओ, तो उसके लिए मुझे दिख रहा है सर इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से कि अगर ए के कमाई की बात हो रही है तो इतना गारंटेड है हर केस में एक नंबर 9 था, उससे कोई पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाइड था और यही आपकी ए की कमाई आ जाती। अगेन बी की कमाई के बारे में बात करता तो वो कमाई का नंबर कैसे बन रहा है सर? तो कोई नंबर 7 है, उससे यही सेम नंबर मल्टीप्लाइड है। इसी वजह से तो जब हम दोनों के कमाई का रेशियो लेते हैं तो जो सेम नंबर दोनों में मल्टीप्लाइड होता है वो फाइनली कटते कटते ओवरऑल कैंसिल हो जाता है और हम 9:7 पे पहुंच जा रहे हैं। तो यहां से जो आपको रियलाइज हुआ, तो इससे क्या समझ में आता है सर कि ओवरऑल जब भी रेशियो का फंडा चलता है, कभी भी अगर मुझे दो चीजों का रेशियो दिया है और एक्चुअली में वो दोनों चीजें क्या थी ये पता करना हो, तो पता करना बहुत मुश्किल है नॉर्मली। क्यों सर? क्योंकि एक पर्टिकुलर सेम चीज दोनों में एक्चुअली में मल्टीप्लाइड थी और जब हम रेशियो लेते हैं तो यही चीज कट जाती है और हम अपने रेशियो पे पहुंच जाते हैं। यानी कि अगर ये मुझे समझ में आ गया तो मैं कह सकता हूं यहां से कि अगर आपसे कोई पूछता सर कि ए की एक्चुअली कमाई कितनी थी, ए एक्चुअली कितना इनकम कमाता था, तो आप कह दोगे सर यही तो ए की इनकम है, 9 से कोई पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाइड है। अगेन बी एक्चुअली में कितना कमाता था, तो आप कह दोगे सर कि 7 से कोई पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाइड है और ये दोनों सेम नंबर मल्टीप्लाइड है। ऐसा नहीं है कि ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सर अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग रहते तो ये आपस में कटते नहीं तो रेशियो 9/7 नहीं आता सर। तो यह बात समझना जरूरी है कि कभी भी दो लोगों के रेशियो की बात होती है, दो चीजों के रेशियो की बात होती है, तो वहां पे उन दोनों को अलग अलग निकालने के लिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि जरूर वो पहले इस तरीके के नंबर रहे होंगे कि एक कॉमन नंबर दोनों में मल्टीप्लाइड होगा, तभी जब हम रेशियो लेते हैं तो वो कॉमन नंबर कट के हट जाता है और हम अपने रेशियो पे पहुंच जाते हैं।
अब ये कॉमन नंबर क्या मल्टीप्लाइड था सर, ये बताना मुश्किल है, तो मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूं, कॉमन नंबर, क्योंकि यही सेम चीज दोनों में मल्टीप्लाइड हो रही होगी। अब ये कॉमन नंबर क्या है सर, ये तो बताना बहुत मुश्किल, इसी वजह से ध्यान से अब मेरी बात को सुनना, चूंकि ये कॉमन नंबर क्या था सर, ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चूंकि ये कॉमन नंबर क्या था सर, ये बताना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना कि चूंकि मुझे ये कॉमन नंबर नहीं पता होता है सर, इसलिए इसको कुछ रैंडम वेरिएबल हम x मान लेते हैं, क्योंकि मुझे नंबर क्या है ये तो पता नहीं है सर। अगर एग्जैक्टली नंबर पता होता तो मैं बता देता a की कमाई कितनी है, b की कमाई कितनी है, लेकिन चूंकि रेशियो के फॉर्मेट में दिया है तो क्या कटा होगा, क्या कैंसिल हुआ होगा, यह बताना मुश्किल है। तो उसी कॉमन नंबर को मैं कोई वेरिएबल x अज्यूम कर लेता हूं। तो ऑब्वियस ही बात है सर, जो इसको अज्यूम करूंगा वही इसको भी अज्यूम करूंगा, तभी तो ये ओवरऑल कटेगा और मेरे पास वापस से 9/7 आ जाएगा। अब फंडा क्लियर हुआ। अब आपको फंडा जब क्लियर है तो यहां से आपसे अगर अब मैं पूछूं सर कि मुझे बताओ a की इनकम क्या है, तब तुम क्या दोगे सर, तो मैं अपने a की इनकम को 9x मान लेता हूं, मैं अपने b की इनकम को 7x मान लेता हूं। तो इससे फायदा क्या हुआ सर, आपको जो चीज रेशियो के फॉर्मेट में दी थी उसको आपने अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग कर लिया। अब मैं बड़ी आसानी से यहां से कह सकता हूं सर कि a की इनकम 9x है, b की इनकम 7x है। अब आप रेशियो लेके देखो, आपको दिख रहा है रेशियो लोगे तो जो चीज कॉमन है वो कट जाएगी, फाइनली मैं 9:7 पे पहुंच जाऊंगा। क्यों मैंने यहां पे एक वेरिएबल x लिया, क्योंकि मैं देख रहा था सर कि बार बार यहां पे कुछ तो होगा जो कि हमेशा कॉमन रहा होगा। अब वो क्या है ये एग्जैक्टली बस रेशियो को देख के तो बता नहीं सकते, तो चूंकि मुझे पता नहीं कि वो एग्जैक्टली क्या था तो इसी वजह से मैंने इसको एक वेरिएबल x मान लिया। जो भी था भैया वो जब मैं x निकालूंगा तो निकल कर आ जाएगा, और वो निकल कर आ गया तो अलग अलग इनकम भी पता लग जाएगी। सर ये सभी को समझ में आया, क्या क्लियर होना चाहिए। इसी वजह से जो रेशियो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं ना, वहां पे आप देखते होगे कि आपको कोई रेशियो दिया रहता है तो अलग अलग करने के लिए वो अज्यूम कर लेते हैं कुछ 9x, इसको कुछ 7x। उसका यही रीजन है कि क्या कॉमन चीज कट के ये रेशियो आया है, वो कॉमन चीज आपको पता नहीं थी, तो इसी वजह से उस कॉमन चीज को ही मैंने अपना एक वेरिएबल x मान लिया। अब जब हम सॉल्व करके फाइनली अपना x निकाल लेंगे तो वो क्या कॉमन चीज थी जो कि कट के चली गई वो मुझे निकल जाएगा। कॉमन चीज पता लग गई तो ओवरऑल वो क्या था वो भी निकल कर आ जाएगा। सर यहां तक क्लियर हुआ, क्या क्लियर होना चाहिए। अब आगे सर, तो यहां से मुझे एक अंदाजा मिलता है सर कि उस कॉमन चीज को अगर मैं x मान लेता हूं तो मैं अब अलग अलग a की इनकम b की इनकम बता सकता हूं। अब मैं अलग अलग बड़ी आसानी से बोल सकता हूं सर कि a की इनकम 9x है, b की इनकम 7x है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ध्यान से समझना मैं क्या क्या बता रहा हूं। तो यहां पे मैं अलग अलग बोल सकता हूं सर a की इनकम 9x है और आपके b की इनकम कितनी है सर 7x है। क्लियर, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उनके एक्सपेंडिचर के बारे में भी कहा गया है सर कि वो जो खर्च करते हैं सर उसका रेशियो कितना है 4:3 है। अब अगेन यहां पे मैं आपसे पूछ दूं सर कि एग्जैक्टली कितना खर्च कर रहे हैं ये बताओ, तो क्या बता पाओगे आप? कहोगे सर अनगिनत पॉसिबिलिटी बन सकती है। हो सकता है कि ए अपनी कमाई में से 4 रुपया खर्च कर रहा हो, बी अपनी कमाई में से 3 रुपया खर्च कर रहा हो। इस केस में मैं रेशियो लूंगा 4:3 आ जाएगा। हो सकता है ए अपनी कमाई में से 400 रुपया खर्च कर रहा हो, बी अपनी कमाई में से 300 रुपया खर्च कर रहा हो, तो इस कंडीशन में भी मैं रेशियो निकालूंगा तो 4:3 आ जाएगा सर। तो एग्जैक्टली कितना अमाउंट खर्च कर रहे हैं ये बताना मुश्किल है। तो यहां पे भी क्या कहानी बन रही है सर, यहां पे भी रेशियो की जो कहानी बन रही है, यहां पे भी आपको दिख रहा है कि एक्चुअली में जो ये खर्च कर रहे हैं ना, ये जो खर्च वाला अमाउंट है, ये खर्च वाला अमाउंट किस टाइप का रहा होगा सर? तो इनका जो अलग अलग खर्च वाला अमाउंट रहा होगा सर, वो कुछ ही इस टाइप का नंबर रहा होगा कि 4 से एक पर्टिकुलर कॉमन नंबर मल्टीप्लाइड होगा। अगेन बी का जो खर्च वाला अमाउंट है वो भी कुछ ऐसा रहा होगा कि 3 से कोई पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाइड होगा, और ये पर्टिकुलर नंबर दोनों ही में सेम होगा। तभी तो फाइनली जब हम रेशियो लेते हैं तो ये पर्टिकुलर नंबर कट जाता है और हम 4:3 पे पहुंच जाते हैं। अब ये पर्टिकुलर नंबर अगर मुझे पता लग जाता तो मैं तुरंत बता देता कि ए और बी कितना कितना खर्च करते हैं। पता है क्या पर्टिकुलर नंबर? नहीं पता है सर। तो चूंकि मुझे अपना पर्टिकुलर नंबर नहीं पता है तो उसी पर्टिकुलर नंबर को हम अपना कोई वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे।
अब ऑब्वियस ये बात है सर, जो वेरिएबल आप इसको अज्यूम कर लोगे वही आपको इसको अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ये कॉमन बनेगा, तभी तो कट के ये खत्म होगा आगे सर। ये क्लियर हुआ। अब आगे सर, क्या आप इसको भी x बोल सकते हो? क्या आप इसको भी x बोल सकते हो? और ये बोलने के बाद क्या अब आप ये बोल सकते हो कि सर मेरे एक का खर्च 4x रुपया है, दूसरे का खर्च 3x रुपया है, यानी ये मानने के बाद क्या ये मानना सही है? सही नहीं है सर। आप ये गारंटी के साथ कैसे बता सकते हो कि इनके इनकम में जो कॉमन नंबर मल्टीप्लाइड था वही इनके खर्च में भी कॉमन नंबर है? आप दोनों जगह इसी कॉमन नंबर को x मान रहे हो ना, तो आप ये गारंटी के साथ कैसे बोल सकते हो कि जो कॉमन नंबर इनके इनकम में मल्टीप्लाइड था वही सेम कॉमन नंबर इनके खर्च में भी है? आप नहीं बोल सकते सर। और चूंकि आप ये नहीं बता सकते कि ये कॉमन नंबर दोनों में सेम है, तो मुझे उसको एक दूसरा वेरिएबल मानना पड़ेगा सर। मुझे ऑब्वियसली उसको एक दूसरा वेरिएबल मानना पड़ेगा, क्योंकि आप श्योर ही नहीं हो कि क्या ये कॉमन नंबर दोनों में सेम था। अब जब आपको यही श्योरिटी नहीं है कि ये कॉमन नंबर दोनों में सेम था, तो ऑब्वियस सी बात है सर, इस कॉमन नंबर को इनके खर्च के लिए हम कुछ और मानेंगे। और ऐसे भी हम जानते हैं सर कि एक बार अगर एक वेरिएबल का इस्तेमाल हो जाता है तो दूसरी चीज के लिए, दूसरे टाइप की चीज के लिए उसी सेम वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए अगर एक वेरिएबल का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो दूसरी पर्टिकुलर चीज के लिए उसी वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसको कोई और वेरिएबल मुझे मानना पड़ेगा। यानी इस हिसाब से मान लो इसको अपना वेरिएबल y मान लेते हैं, तो हमारा कॉमन नंबर क्या है सर? y मैंने मान लिया, क्योंकि ये कॉमन क्या था ये तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने इसको रैंडमली y मान लिया। अब अगर मैं y निकाल लूंगा तो ये अलग अलग कितना खर्च कर रहे थे ये मुझे बहुत अच्छे से निकल जाएगा सर, क्योंकि अब y मानने के बाद मैं कह सकता हूं सर कि a अलग से 4y रुपया खर्च कर रहा था और b अलग से सर आपका 3y रुपया खर्च कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है सर, खर्च है तो वो भी रुपया में ही होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं सर कि एज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 4y हो गया सर, और आपका बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 3y हो गया सर। अब एक और छोटी सी चीज जिसमें स्टूडेंट को डाउट रहता है, सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपने, ठीक है आपने इनकम में तो a बाई बी मान लिया, खर्च में कैसे डिसाइड करेंगे कि ऊपर a है नीचे b है? क्या ये b बाई a नहीं हो सकता था? तो हमेशा याद रखना, कभी भी रेशियो इस तरीके से चलता है कि सेम दो चीज आपको आगे भी अलग अलग रेशियो में यूज होती है ना, तो आपका जो फॉर्मेट होता है ना उस फॉर्मेट को अपने मन से कभी मत चेंज करना, कभी मत उसको उलटना। आपने जो माना तो कैसे स्टार्ट किया? ए को ऊपर रखा, बंदे बी को नीचे रखा ना। आपने जो अजम्पशन लिया उसमें आपने बंदे ए को ऊपर रखा, बंदे बी को नीचे रखा। तो जब इनकम के लिए ए को ऊपर रख रहे थे, बी को नीचे रख रहे थे, तो एक्सपेंडिचर में भी आप ए को ऊपर रखोगे, बी को नीचे रखोगे। आप अपनी मर्जी से ये ऊपर नीचे चेंज नहीं करोगे। जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे थे वो अगले रेशियो में भी कैरी फॉरवर्ड होगा सर। तो जब आप इनकम की बात कर रहे थे तब आप ए को ऊपर बी को नीचे रख रहे थे, तो अगर आप इनके खर्च की बात करोगे तो भी आप ए को ऊपर बी को नीचे रखोगे। सवाल बोले ना बोले आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर उल्टा हो रहा होगा तो सवाल आपको अलग से कुछ स्टेटमेंट ऐड करके क्लियर करेगा कि अब ऊपर कौन आएगा, अब नीचे कौन आएगा। नॉर्मली जो फॉर्मेट मान के चलते हैं सर उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। मान लो तुम स्टार्ट ही ऐसे करते, मान लो तुम सवाल को स्टार्ट ही ऐसे करते कि इनकम के लिए बी को ऊपर रखते, ए को नीचे रखते, तो उस कंडीशन में फिर एक्सपेंडिचर में भी आपको बी को ऊपर रखना पड़ता, ए को नीचे रखना पड़ता। जो यहां मान रहे हो वही यहां मानोगे। ये क्लियर हुआ। एक और डाउट का पॉइंट जहां पे आपको गलती नहीं करना है, इस पॉइंट को भी नोट डाउन करो। और जितनी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, जो मैं बोल रहा हूं उसको अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करते जाना। और ये जो रेशियो का मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना कि ये जरूर एक कॉमन नंबर रहता है जो फाइनली कैंसिल हो जाता है और हम एक रेशियो पे पहुंच जाते हैं। ये मैंने आपको 9th में भी डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जो मेरे साथ 10th में जुड़े हैं तो इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को रिवाइज करवा दिया कि कभी भी रेशियो के टर्म्स में बात होती है ना तो सीधे नंबर क्या थे ये बताना मुश्किल होता है, लेकिन ये गारंटेड पता होता है कि एक कॉमन नंबर रहता है। जरूर इन दोनों में एक कॉमन नंबर रहा होगा जो कट गया होगा, तो फाइनली मैं रेशियो पे पहुंच गया। तो अगर कोई मुझे वो कॉमन नंबर बता दे तो एग्जैक्टली उनकी वैल्यू क्या रही होगी ये मैं बता दूंगा सर। और ये पूरी मेहनत इसी कॉमन नंबर को निकालने की है। तो चूंकि अभी फिलहाल मुझे अपना कॉमन नंबर पता नहीं है तो अपने कॉमन नंबर को मैं अपना वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूं। यहां पे क्यों इसके लिए और इसके लिए अलग अलग वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया मैंने अभी आपको जस्ट समझाया। यहां तक समझ में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे, अब देखो आगे सवाल क्या कह रहा है। सवाल आगे कह रहा है कि इफ ईच ऑफ देम सेव्स 200 रुपया पर मंथ, तो एक महीने में इतना कमा रहा है, बी एक महीने में इतना कमा रहा है,
ए एक महीने में इतना खर्च कर रहा है, बी एक महीने में इतना खर्च कर रहा है, और सवाल आगे आपको बता रहा है कि ए और बी दोनों महीने में 200 रुपया बचाते हैं। ए भी 200 रुपया बचाता है, बी भी महीने के एंड में 200 रुपया बचाता है। तो सवाल ने आपको दे दिया है, क्या दे दिया सर? एज सेविंग, ए की मंथ एंड की सेविंग कितनी है सर? इसकी भी 200 रुपया है। बी की मंथ एंड की सेविंग कितनी है सर? तो बी के भी मंथ एंड की सेविंग 200 रुपया ही है। सवाल कह रहा है इफ ईच ऑफ देम, दोनों के दोनों मंथली 200 रुपया सेव करते हैं, तो वो कंडीशन मैंने लिख ली। अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं इनकी यूनिट क्या होगी, तुरंत जवाब दोगे सर इनकम है, कमाई है, रुपया में होगी। इंडिया में है तो रुपया के हिसाब से ही बात करेंगे, अमेरिका में होते तो डॉलर के हिसाब से बात करते। सर अगर यहां पे ए के एक्सपेंडिचर और बी के एक्सपेंडिचर, अगेन खर्च है, खर्च भी तो रुपए में करते हैं, इंडिया में है सर, रुपया रुपया लिख कर चलेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब बड़ी आसानी से क्वेश्चन बना लोगे। कैसे सर? तो अभी जस्ट सीखा है सर कि अगर मैं अपनी कमाई में अपना खर्च घटा देता हूं तभी तो मेरा सेविंग निकल कर आता है। अब ए के लिए बात करें सर, ए की कमाई कितनी है? 9x रुपया कमाई है। ए कितना खर्च कर रहा है सर? 4y रुपया खर्च कर रहा है। तो अपनी कमाई में अपना खर्च घटा दूंगा तो मुझे अपनी सेविंग आ जाएगी। ए की सेविंग कितनी है? 200 रुपया। बन गया सर फर्स्ट इक्वेशन। यही पूरी कहानी बी के लिए दोहराएंगे सर। तो बी के लिए दोहराएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से बी कितना महीना कमा रहा था सर? 7x रुपया महीना कमा रहा था। बी महीने में कितना खर्च कर रहा था सर? 3y रुपया खर्च कर रहा था। अगर बी अपनी कमाई में अपना खर्च घटा देगा तो क्या बी की सेविंग नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। बी की सेविंग कितनी दी है सर सवाल ने? 200 रुपया बी की मंथली एंड की सेविंग दी है। बन गया सर दूसरा इक्वेशन। लो आपके सामने फॉर्मेट है। तो ये जो तीसरी कैटेगरी होती है ना, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाली, यहां पे चीजें थोड़ी ट्विस्ट ऑन टर्न होती है। तो यहां पे कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। और यहां पे बार बार कह रहा हूं कि ये जो मिसलेनियस का पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ आपके कंपटीशन के लिए तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। यही रीजन होता है कि क्यों रेशियोज के केस में इस तरीके से एक्स मानते हैं। टीचर्स आपको बस बोल देते हैं कि चलो 9:7 रेशियो है तो 9x 7x मान लेना। इस तरीके से टीचर क्यों बताते हैं, उसका रीजन मैंने आपको समझाया कि एक्चुअली रेशियो की कहानी आती कहां से है। क्योंकि अगर आपने रेशियो की कहानी समझ ली तो क्यों वेरिएबल साथ में अटैच करना पड़ता है और क्यों सेम वेरिएबल साथ में अटैच करना पड़ता है, यह अब आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो अब सिंपल सा फंडा बचा है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई आ जाएगा। एक्स और वाई आ गया तो कुछ भी सवाल पूछे बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं सर। तो यहां पे फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले अपनी इक्वेशंस को ऊपर छोटा छोटा सा लिख लेते हैं सर, ताकि सॉल्व करने के लिए जगह मिले। तो एक इक्वेशन आ रही है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200। दूसरी इक्वेशन आ रही है सर 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 200। क्लियर है सर? अब इनको सॉल्व करते हैं यहां पे। तो यहां पे क्या दिख रहा है सर कि मैं बड़े आसानी से यहां पे एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट लगा के अपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं। तो आप चाहो तो x को एलिमिनेट कर लो, आप चाहो तो y को एलिमिनेट कर लो। मान लो मैं क्या डिसाइड करता हूं सर कि मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो अगर आप y को एलिमिनेट करोगे तो y वाले टर्म के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। अभी y वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है सर? 4 और 3 है। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? तो क्या सिखाया था? शॉर्टकट अप्लाई करो। बड़ा नंबर है 4, 4 1 जा 4 काम नहीं हुआ, 4 2 जा 8 काम नहीं हुआ, 4 3 जा 12 काम हो गया सर। एलसीएम 12 है तो मुझे इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, इसको भी 12 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा सर? इस इक्वेशन को दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बन जाएगा। इस इक्वेशन को दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर तो 12 बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन क्या आ जाएगी सर? ये हो जाएगी 9 3, यहां पे कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y बराबर सर 3 2 जा 600। इसी तरीके से सर इस इक्वेशन को दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 4 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y बराबर 4 2 जा 800 हो जाएगा सर। अब अगर मुझे अपने y को एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? अपने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज, प्लस बना माइनस, माइनस बना प्लस, प्लस बना माइनस। सॉल्व करते हैं सर। 27x माइनस 28x माइनस x हो जाएगा सर। माइनस 12y प्लस 12y खत्म हो गया सर। उसके बाद यहां पे भी माइनस है तो 600 माइनस 800 बराबर माइनस 200 हो जाएगा सर। माइनस से मेरा माइनस गया, x की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई सर? x की वैल्यू 200 के बराबर आ गई। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर है? अब ये तो आपने x निकाला, उसके बाद आपको क्या निकालना है सर? y। तो आपकी मर्जी है, किसी एक इक्वेशन में पुट करो x को और y निकाल लो। मान लो मुझे आसान कहां लग रहा है ज्यादा y निकालना, तो मुझे सर यहां से ज्यादा आसान लग रहा है y निकालना। तो यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर?
तो 9 इंटू एक्स, तो 9 इंटू 200 कितना हो गया सर 1800 माइनस 4y बराबर यहां पे कितना हो गया सर 200। तो 4y को उधर भेजते हैं, 200 को उधर बुलाते हैं। तो 1800 में से 200 जाएगा, 1600 बचेगा। इस तरफ क्या है सर 4y है, 4 4 जा 16, यानी कि y की वैल्यू 400 निकल के आ गई सर। तो आपने यहां से x और y दोनों निकाल लिया। क्या आपसे x और y पूछा गया था? नहीं, आपसे दोनों की मंथली इनकम पूछी गई थी। तो एक की मंथली इनकम 9x है, दूसरे की 7x है, यानी x को पुट कर दूंगा तो दोनों की मंथली इनकम आ जाएगी सर। तो x क्या निकाल लिया है 200 रुपया। तो यहां से मैं बता सकता हूं सर a की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, तो 9 इंटू 200 कुल मिला के सर 1800 रुपया। क्लियर है, ये हो गई सर a की मंथली इनकम। b की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी सर, तो b की मंथली इनकम यहां से आप बता दोगे कितनी है सर 7x, 7 इंटू 200 यानी कुल मिला के 1400 रुपया। कितना सर 1400 रुपया। तो दोनों की मंथली इनकम हमने निकाल ली। अब फिर से मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। मान लो सवाल आपसे a और b का मंथली एक्सपेंडिचर पूछता, तो नहीं बता सकते थे क्या? एक्सपेंडिचर भी हम बता सकते थे। मुझे दिख रहा है सर कि a का मंथली एक्सपेंडिचर 4y है, b का मंथली एक्सपेंडिचर 3y है, और ऑलरेडी हमने अपना y निकाल लिया है। तो यहां पे एक्सपेंडिचर अगर पूछ दिया जाता तो क्या लिखते सर? तो ध्यान से देखना, यहां पे अगर मुझसे सर इनका एक्सपेंडिचर पूछा जाता तो a का मंथली एक्सपेंडिचर है सर 4 इंटू वाई। कितना है सर 4 इंटू वाई। वाई कितना आया था सर आपका 400 निकल के आया था। तो ये हो गया सर आपका 4 इंटू 400 यानी कि ₹1600, यानी कि सर a महीने में 1600 रुपए खर्च करता है। इसी तरीके से b का मंथली एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा सर, तो b का मंथली एक्सपेंडिचर है 3y, यानी कि सर 3 इंटू 400 कुल मिला के b महीने के एंड तक सर 1200 रुपए खर्च करता है। तो आपसे इनकम पूछा जाए, एक्सपेंडिचर पूछा जाए, आप दोनों ही निकाल सकते हो सर। ये क्लियर हुआ क्या? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की वैरायटी, चीजों को यहां पे नोट डाउन करो सर। क्लियर है? तो बिल्कुल जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया है ना, आपको इसी तरीके से अच्छे लैंग्वेज में लिखकर बनाना है। अब आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है वेरीफाई करना है। कैसे करोगे? तो क्या सिखाया था, किसी एक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करो, वेरीफाई कर लो सर। तो मान लो मैं अपने इनकम वाले ही इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता हूं। अब आपकी इनकम क्या क्या आ रही है सर, 1800 आ रही है और 1400 आ रही है। तो सर अगर मैं इनके इनकम का रेशियो लूंगा तो रेशियो 9:7 आना चाहिए था सर। अब मेरी बात याद रखना, आपने जब सवाल को सॉल्व किया था तो ए को ऊपर रखा था, बी को नीचे रखा था। तो जब आंसर को वेरीफाई करोगे उस समय भी जब रेशियो लेना तो ए के इनकम को ऊपर रखना, बी के इनकम को नीचे रखना। यह छोटी सी चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब आप ओरिजिनली सॉल्व कर रहे थे तो जिसको ऊपर जिसको नीचे रख रहे थे, वेरिफिकेशन के समय भी उसी को ऊपर उसी को नीचे रखोगे। उल्टा कर दोगे तो कैसे वेरीफाई होगा भैया? क्लियर है? तो यहां पे जब हम इसको सर रेशियो लेंगे तो अगेन दिख रहा है 2 9 18, 2 7 14। क्लियरली सवाल ने कहा था कि इनके इनकम का रेशियो 9:7 आना चाहिए था और रेशियो 9:7 आ भी रहा है सर। तो आपका आंसर 100% सही है। तो आपसे सिर्फ इनकम भी पूछा जा सकता था, सिर्फ एक्सपेंडिचर भी पूछा जा सकता था, किसी एक की इनकम भी पूछी जा सकती थी, किसी एक के एक्सपेंडिचर भी पूछी जा सकती थी, किसी एक की इनकम एक्सपेंडिचर दोनों पूछी जा सकती थी, दोनों की इनकम एक्सपेंडिचर पूछी जा सकती थी। बहुत तरीके से सवाल पूछा जा सकता था। सबके लिए बेसिक अप्रोच यही रहने वाला है। तो यहां पे देखो क्या क्या कंसेप्ट डिस्कस किया, एक बार रिवाइज करवा देता हूं सर। सबसे पहले तो अपने इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाली वैरायटी को सॉल्व करने का फंडा समझा, उसका कंसेप्ट समझा। रेशियोज में क्यों इस तरीके से हम मानते हैं, इसका फंडा समझा, इसका कंसेप्ट समझा। क्यों यहां पे डायरेक्टली अपने मंथली इनकम को हम सीधे सीधे एक्स और वाई मान नहीं सकते थे, क्यों यहां पे डायरेक्टली अपने मंथली इनकम को एक्स और वाई सीधे सीधे नहीं मान सकते थे, यह भी यहां पे हमने सीखा। तो बहुत सारी चीजें एक ही सवाल के थ्रू सीखी। तो आई होप जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको क्लियर हुई होंगी। अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो अगेन जैसा कि मैं कहता हूं, वीडियो को एक बार और प्ले करके देखो, उसमें भी नहीं समझ में आता एक बार और प्ले करो, एटलीस्ट 2 बार तो प्ले करके जरूरत देखो, जरूरत पड़े तो स्लो मोशन में प्ले करो, लेकिन लास्ट तक जरूर समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको पूरे कंसेप्ट को यहां पे बताया। तो अब अपने नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं सर, देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी क्या है। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बहुत शानदार, बहुत कंसेप्चुअल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस सवाल में जो आप कंसेप्ट सीखोगे ये आपको भी लेटर स्टेज में बहुत काम आएगा। तो चीजों को ध्यान से समझेंगे सर, उससे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर।
had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? अब यहां पे चीजों को समझते हैं सर। तो यहां पे सवाल को बनाने के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सर। किसका कंसेप्ट? नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट। तो जो स्टूडेंट्स कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हैं उनको बहुत अच्छे से नेगेटिव मार्किंग के कंसेप्ट के बारे में पता होगा। अगर अभी तक आपको नेगेटिव मार्किंग के कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है सर, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा यहां से सीख लेते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट हमें आगे काम आने वाला है, क्योंकि आगे हम अपने लाइफ में बहुत सारे कंपटीशन के पेपर में बैठेंगे। तो ध्यान से चीज सुनना और समझना सर। नॉर्मली जो क्लास 10th के लेवल तक हम एग्जाम देते हैं, नॉर्मली जो क्लास 10th के लेवल तक हम अपने स्कूल में एग्जाम देते हैं सर, वहां पे नेगेटिव मार्किंग का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। वहां सिंपल ये सिनेरियो चलता है। कौन सा सिनेरियो? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सर। हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर होती है, मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। आगे मान लो हर क्वेश्चन सही बनाने के लिए मुझे 2 नंबर मिलेंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन है सर? 5 क्वेश्चन है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने सारे सवाल सही बना लिए तो उसको कितने मिलेंगे सर? 10 नंबर मिलेंगे। यानी कुल मिला के आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है सर, ये 10 मार्क्स का है। क्लियर है? अब मान लो सर मैं अपने इस एग्जाम में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं सर? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आ रहा हूं। तो जब मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और उसके बाद मान लो जब मेरी कॉपी चेक हो रही है तो टीचर ने देखा कि मैंने 3 सवाल सही बनाए हैं, 2 सवाल गलत कर दिए, तो जो सवाल मैंने गलत किए हैं उनके लिए मुझे कितने नंबर मिलेंगे सर? तो नॉर्मल जो स्कूल लेवल का हमारा एग्जाम होता है वहां कुछ ऐसा होता है कि जो सवाल हम गलत करते हैं उसके लिए मुझे कोई नंबर नहीं मिलता सर। इसी बात को मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जो सवाल मैं अपने स्कूल लेवल तक के एग्जाम में गलत करता हूं सर, उसमें मुझे 0 मार्क्स मिलते हैं। उसमें मुझे कितना मिलता है सर? 0 मार्क्स। गलत कर दिया कोई नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि आपको घुमा फिरा के सर उस गलत किए हुए सवाल में 0 मार्क्स मिलते हैं। यही होता है सर। सही कितने किए थे सर? 3 सवाल सही किए थे। हर सवाल के सही करने के कितने मिल रहे थे? 2 नंबर। तो 3 सवाल सही करने के 6 नंबर, यानी कि सर मेरे एग्जाम में 10 में से 6 आएंगे। यही होगा सर। यानी कि इस तरीके की जो सिचुएशन होती है सर, जहां पे हमारे स्कूल एग्जाम में टेस्ट लिया जाता है, तो गलत किए हुए क्वेश्चन का सही क्वेश्चन के मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। मैंने आपको कहा सर कि जो स्कूल लेवल का हमारा एग्जाम होता है वहां पे यूजुअली गलत किए हुए क्वेश्चन का सही बनाए हुए क्वेश्चन के मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी सही बनाए हुए क्वेश्चन से जो आपका मार्क्स आया सर, उस मार्क्स पे इन गलत क्वेश्चन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये हमारे नॉर्मल स्कूल के 10th लेवल तक के एग्जाम की बात होगी। इस पॉइंट को नोट करो थोड़ा सा। लेकिन यहीं पे जब हम कंपटीशन में उतर जाते हैं सर, तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स के पेपर में फिर आ जाता है नेगेटिव मार्किंग। एक ऐसी चीज जिसको जब पहली बार स्टूडेंट झेलते हैं तो उनको बड़ा झटका लगता है कि ये क्या हो गया। अब उसी चीज को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से हर बात को सुनना सर। मान लो अगेन यही क्वेश्चन पेपर है, 5 क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके कंपटीशन का क्वेश्चन पेपर है। और यहां जब हमने अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़े, तो इंस्ट्रक्शंस में मुझे लिखा गया है कि अगर आप किसी भी सवाल को सही बनाते हो तो आपको हर सवाल को सही बनाने के लिए 2 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। लेकिन यहां पे एक और बात लिखी है इंस्ट्रक्शन में सर, कि अगर आप किसी सवाल को गलत सॉल्व कर देते हो तो गलत सॉल्व करने के लिए आपको 1 नंबर की पेनल्टी दी जाएगी सर। आपके 1 मार्क्स काटे जाएंगे सर। बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है यहां पे कि ये जो हमारा नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट कंपटीशन में इस्तेमाल होता है सर, उसका सीन कुछ इस तरीके का बनता है, जहां पे सही बनाने के लिए आपको नंबर तो अवार्ड किए जाएंगे, लेकिन सवाल को गलत बनाने के लिए आपको पेनल्टी लगेगी, आपका 1 नंबर काटा जाएगा। यानी हर एक गलत सवाल के लिए आपका 1 नंबर काटा जाएगा। अब इससे फर्क कैसे पड़ता है सर, उसको समझते तो बड़े ध्यान से सुनना। मान लो अगेन मैं अपने इस वाले एग्जाम में ये 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आया, ठीक है। कंपटीशन के इस पेपर में मैंने 5 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जब मेरी कॉपी चेक की गई तो एग्जामिनर ने देखा कि मैंने 3 सवाल सही बनाए हैं, 2 सवाल गलत बनाए हैं। अब देखो यहां मुझे कितने नंबर आएंगे, बड़े ध्यान से सुनना सर। हर सही सवाल बनाने के लिए 2 मार्क्स मुझे मिलते। मैंने 3 सवाल सही बनाए तो कुल मिला के 6 मार्क्स मुझे मिलेंगे। सही बात है सर, लेकिन मैंने 2 सवाल गलत भी बना दिए। और यहां पे इंस्ट्रक्शन में मुझे कहा गया था हर एक सवाल गलत बनाने के लिए आपको 1 नंबर की पेनल्टी लगेगी।
तो आपने 2 सवाल गलत बनाए हैं, तो टोटल 2 नंबर की पेनल्टी सर। अब ये 2 नंबर की पेनल्टी का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपने सही बनाकर जितने मार्क्स लाए हैं उस मार्क्स में 2 नंबर आपके कम हो जाएंगे सर। यही मेरी 2 नंबर की पेनल्टी है। मैं रिपीट कर रहा हूं सर, ये 2 नंबर की पेनल्टी ये बता रही है कि आपने सवालों को सही बनाकर जितना स्कोर किया है उसमें अब आपके ओवरऑल 2 मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर की पेनल्टी लगी आपको 2 सवाल गलत बनाने में। तो अब आपको क्वेश्चन पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं सर? 4 नंबर आ रहे हैं। 10 मार्क्स के पेपर में आपके 4 नंबर बन रहे हैं इस केस में सर। तो ये कर देता है नेगेटिव मार्किंग। और इस नेगेटिव मार्किंग से अब तुम सोच सकते हो सर कि स्टूडेंट को 0 से भी कम आता होगा, स्टूडेंट को कई बार नेगेटिव में भी मार्क्स आता है। और मैंने ही अपने एक तरीके से कह सकते हो कंपटीशन के जितने पेपर दिए हैं, कई दोस्तों को देखा है जहां पे पेपर में उनके नेगेटिव मार्क्स आए हैं सर। उनको -12 नंबर, -15 नंबर ऐसे भी मार्क्स आते हैं। क्यों? नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट ही ऐसा है कि आपको नेगेटिव में मार्क्स आ जाएगा। कैसे? आप चाहो तो बड़ी आसानी से समझ सकते हो। मान लो कोई इस 5 क्वेश्चन के क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट नहीं करता, मान लो वो बस 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। क्या करता सर? बस 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। अब 3 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आ रहा है और उसके तीनों गलत हो गए। मान लो उसके 3 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करके आ रहा है तीनों गलत हो गए, तो हर गलत के लिए आपके 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। तो 3 गलत के लिए 3 मार्क्स डिडक्ट होंगे सर, 3 मार्क्स डिडक्ट होंगे उसके। आगे देखो, क्या उसने एक भी सवाल सही बनाया है? क्या उसने एक भी सवाल सही बनाया सर? तो उसने तो 2 सवाल छोड़ ही दिए हैं, एक भी सवाल सही नहीं बनाया है। तो कुल मिला के अगर उसके नंबर डिडक्ट नहीं होते, अगर उसके नंबर डिडक्ट नहीं होते सर, तो उसको आइडियली 10 में से 0 मार्क्स मिलते। लेकिन चूंकि अब नेगेटिव मार्किंग लगी, 3 सवाल उसने गलत बनाए, तो उसके 3 नंबर पेनल्टी लगेगी सर। तो 0 में 3 नंबर की पेनल्टी, ओवरऑल स्कोर क्या बन गया सर? -3 बन गया 10 में। तो 10 में उसके कितने नंबर आ गए? -3। तो नेगेटिव मार्किंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको एग्जाम के पेपर में 0 से भी कम ला देता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल कंसेप्ट होता है जो आपको कंपटीशन के लिए समझना है। इसी वजह से कॉम्पिटिशन्स में कहते हैं कि तुक्का नहीं मारते, अंदाजा नहीं मारते। जो सही सटीक कॉन्फिडेंटली आता है उसी को बनाकर आना, जो नहीं आता उसको कभी भी बनाकर कंपटीशन में नहीं आना चाहिए। कैसे कंपटीशन में? जहां पे नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट होता है। क्योंकि देखो क्या प्रॉब्लम होती है, नेगेटिव मार्किंग के कंसेप्ट के कारण आप जो सही बना रहे हो उसमें भी नंबर कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आप गलत करोगे उसके वजह से आपको पेनल्टी लगेगी, और वो पेनल्टी आपके सही वाले मार्क्स को इफेक्ट करती है। तो यहां पे क्या फर्क पड़ जाता है सर? तो फर्क यह पड़ता है कि आप जितने क्वेश्चन गलत करोगे ये आपके सही क्वेश्चन वाले मार्क्स को इफेक्ट करता है सर। जब नॉर्मल 10th लेवल तक के एग्जाम की बात कर रहे थे तो वहां पे जो क्वेश्चन मैं गलत बना के आ रहा हूं उसका सही क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं होता था, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन मैं गलत बनाकर आ रहा हूं उसका सही क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ जाता है सर, क्योंकि वो मेरे ओवरऑल मार्क्स को कम कर देता है। तो यही होता है आपका नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट। क्लियर है? तो एक और एग्जांपल से इस चीज को फुल एंड फाइनल करते हैं, फिर सवाल पे चले जाएंगे। मान लो मेरा एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? क्वेश्चन पेपर में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है, ठीक है? मैं आपको कह रहा हूं हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, यानी अगर आप हर सवाल सही बनाओगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहां पे मैं यह भी कह रहा हूं अगर आप किसी सवाल को गलत बना के आ जाते हो तो आपको 5 नंबर की पेनल्टी लगेगी। और अगर मैं अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट लेकर आ रहा हूं, अगर मैंने 10 के 10 सवाल को अटेम्प्ट लिया है और यहां पे अगर मैं 5 सवाल सही बना के आता हूं और 5 सवाल गलत बना के आता हूं, तो बताओ कितने नंबर मिलेंगे? तो यहां पे 5 सेकंड है आपके पास, कैलकुलेट करो इसको। कि मैंने इस तरीके से अपने कंपटीशन का एग्जाम दिया जहां पे अगर मैं सही बनाता तो मुझे हर क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स मिलते हैं, अगर मैं गलत बनाता तो हर क्वेश्चन के लिए मुझे 5 मार्क्स मिलते हैं। और जब मेरी कॉपी चेक हुई तो यह देखा गया कि मैंने 5 सवाल सही बनाए हैं, 5 सवाल गलत बनाए हैं। तो बताओ मुझे एग्जाम में, इस वाले कंपटीशन के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के कारण कितने नंबर आएंगे सर? कैलकुलेट करो। तो सभी का आंसर आना चाहिए सर कि आपने 5 सवाल सही बनाए हैं, हर सही सवाल के लिए 10 मार्क्स, तो 5 सवाल के लिए 50 मार्क्स। तो आइडियली अगर 10th लेवल का एग्जाम होता तो मुझे 50 मार्क्स मिलते, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के कारण मेरी पेनल्टी आएगी और मेरे मार्क्स और कम होंगे। कितने कम होंगे सर? तो कुल मिला के मैंने 1 2 3 4 5 सवाल गलत बनाए हैं, हर सवाल गलत बनाने के लिए 5 मार्क्स की पेनल्टी। तो 5 सवाल गलत बनाने के लिए 5 × 5 25 मार्क्स की पेनल्टी लग गई सर। यानी जितना मेरा ये स्कोर आ रहा था इसमें 25 मार्क्स और कम कर दो।
तो 50 में 25 कम कर दो सर, 25 मार्क्स मुझे ओवरऑल इस कंपटीशन के एग्जाम में आ रहे हैं। टोटल कितने मार्क्स का पेपर है सर? तो टोटल मेरा 100 नंबर का पेपर है, तो 100 में 25 मार्क्स। इसी नेगेटिव मार्किंग के कंसेप्ट के कारण आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कंपटीशन के एग्जाम के कट ऑफ्स बहुत लो रहते हैं, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ्स नहीं रहते हैं। कंपटीशन के एग्जाम के कट ऑफ बहुत लो रहते हैं। उसका रीजन ही यह है नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि जैसे ही आप सवाल को गलत करते हो तो ओवरऑल आपका स्कोर कम हो जाता है। तो यहां कंपटीशन में नेगेटिव मार्किंग के कारण क्या होता है सर? तो नेगेटिव मार्किंग के कारण आपके गलत बनाए हुए सवालों का इफेक्ट आपके सही बनाए हुए सवालों पर पड़ता है। तो आई होप यहां पे आपको बहुत अच्छे से नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आगे आप भी कंपटीशन के एग्जाम दोगे, आपको भी नेगेटिव मार्किंग झेलना पड़ेगा। तो आई होप यहां पे आपने नेगेटिव मार्किंग का पूरा फंडा सीख लिया होगा। अब सवाल पे आते हैं सर, क्योंकि अगेन ये जो सवाल है ये नेगेटिव मार्किंग के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, तो ध्यान से सुनना सर। अब कुल मिला के जो कहानी जानते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कहानी जानते हैं सर? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यहां पे कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होगा, दो चीजें मुझे दिखती ही दिखती हैं। पहली चीज क्या सर? तो पहली चीज ये कि सवाल या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली मुझसे दो चीजें पूछता ही पूछता है, और वही दो चीजें मेरा दो वेरिएबल बनती है। दूसरी चीज मैं ये जानता हूं सर कि सवाल के अंदर दो इंफॉर्मेशन होगी, और उन्हीं दो इंफॉर्मेशन की मदद से हम अपना दो इक्वेशन निकालते हैं। इतना हम जानते हैं सर। तो अगर इस फंडे को हम इस सवाल में अप्लाई करें तो क्या दिख रहा है सर? सवाल को पढ़ने के बाद मुझे दिख गया था सर कि लास्ट की तरफ यहां पे देखो मुझसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। आपके इस टेस्ट में कितने सवाल थे? तो सवाल पढ़ के यहां पे सर मुझे दिख रहा है कि बस एक चीज पूछी जा रही है कि मेरे क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस थे बताओ। तो यहां से क्या हिंट मिलता है? सर ने सिखाया था कि कभी आखिरी में सवाल मुझसे एक चीज पूछता है तो वो इनडायरेक्टली दो चीजें पूछने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस एक चीज को निकालने के लिए आपको उन दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। और सवाल ये जो दो चीजें इनडायरेक्टली मुझसे पूछ रहा है ना, इन्हीं को हम अपना वेरिएबल मानेंगे। यानी कि ये जो एक चीज पूछ रहा है इसको हम वेरिएबल नहीं मानेंगे सर, वो जो दो चीज इनडायरेक्टली पूछ रहा है सर उसको अपना वेरिएबल मानेंगे। अब सवाल यह है सर कि ये मेरी चीज उस चीज पे इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड कर रही है, उसको यहां पे समझते हैं। तो फिर से ध्यान से सुनना। अगर आपका कोई क्वेश्चन पेपर है कंपटीशन का जिसमें नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट लग रहा है सर, मुझे नहीं पता है कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने सवाल थे, लेकिन यहां पे इनडायरेक्टली सवाल ने आपको क्या बताया? आपको सवाल ने यह बताया है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर आ रहे हो। यानी आप किसी भी सवाल को छोड़कर नहीं आ रहे, आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर आ रहे हो। यह सवाल ने आपको इनडायरेक्टली बताया, ठीक है? तो पूरा क्वेश्चन पेपर अगर आपने अटेम्प्ट किया, ध्यान से मेरी बात को समझना, पूरा क्वेश्चन पेपर अगर आपने अटेम्प्ट किया है सर, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ सवाल आपने सही बनाए होंगे, कुछ सवाल आपने गलत बनाए होंगे। यानी कुल मिला के यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर पूरा क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो वहां से मैं कह सकता हूं सर कि आपने जितने सवाल सही बनाए हैं और आपने जितने सवाल गलत बनाए हैं, अगर अपने सही सवालों को और गलत सवालों को मैं जोड़ दूंगा तो क्वेश्चन पेपर में कितने सवाल थे यह निकल कर आ जाएगा। इस बात को मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। सर अगर आप मुझे यह कह रहे हो कि पूरा क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आने का क्या मतलब है? क्वेश्चन पेपर में जितने सवाल थे सारा सवाल मैं अटेम्प्ट करके आ रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है सर, कुछ सवाल सही होंगे कुछ गलत होंगे, लेकिन इतना कंफर्म है सर जितने सही सवाल मैंने बनाए और जितनी गलती मैंने की, अगर अपने सही सवालों को गलत सवालों को मैं जोड़ दूंगा तो क्या मुझे क्वेश्चन पेपर में कितने सवाल थे यह पता नहीं लग जाएंगे? बिल्कुल पता लग जाएगा सर। इसको एक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में 10 सवाल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? मान लो 10 सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में। नेगेटिव मार्किंग की स्कीम यहां फॉलो हो रही है। मान लो मैं अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर आया हूं और यहां पे जब मेरी कॉपी चेक हुई तो एग्जामिनर ने देखा कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 सवाल सही बनाए और 3 सवाल गलत बना लिया। तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है सर कि अगर मैं अपने सही सवालों को और गलत सवालों को जोड़ दूं तो मुझे ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में कितने सवाल थे यह पता लग जाएगा। मुझे दिख रहा है सर 7 सवाल सही बनाए, 3 सवाल गलत बनाए, 7 + 3 10 सवाल मेरे क्वेश्चन पेपर में इन टोटल थे। यानी कि अगर मैं अपना क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर रहा हूं तो सारे सही सवालों को और सारे गलत सवालों को अगर मैं जोड़ दूंगा सर तो टोटल क्वेश्चन पेपर में कितने सवाल थे यह मुझे निकल कर आ जाएगा।
और जैसे ही ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब आपको क्या करना है ये भी समझ में आ गया होगा सर। सवाल मुझसे लास्ट की तरफ पूछ रहा था कि मेरे क्वेश्चन पेपर में कितने सवाल थे बताओ, तो आप बोल सकते हो सर कि मुझे पता लग गया है कि इनडायरेक्टली ये पूछी गई चीज किन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। मुझे पता लग गया है कि अगर मुझे अपने क्वेश्चन पेपर के टोटल सवाल निकालने हैं कितने थे, तो उसके लिए मुझे अपने दो चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। कौन सी चीजों का सर? तो एक चीज तो ये कि मैंने कितने सवाल सही सही बनाए, और दूसरी चीज कितने सवालों को मैंने गलत कर दिया, और इन्हीं दो चीजों को हम अपना वेरिएबल अज्यूम करेंगे। तो यहां से क्या करना है सर, अब मुझे समझ में आ गया, तो लिख रहा हूं यहां पे कि लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली आंसर्ड इक्वल टू x। मैंने क्या मान लिया सर कि जितने सवालों को मैंने सही सही बनाया है वो कितने हैं सर, वो x सवाल है। इसी तरीके से लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्टली आंसर्ड इज इक्वल टू y। तो अगेन यहां पे मैंने क्या मान लिया कि जितने सवालों को मैंने गलत बनाया है सर, जिनका गलत आंसर आ रहा है, ऐसे कुल मिला के y सवाल है। तो ऑब्वियस ही बात है सर कि जितने सवाल मैंने सही बनाए और जितने सवाल मैंने गलत बनाए, इनको मैं जोड़ दूंगा तो पूरे क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे ये मुझे निकल कर नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आया हूं, तो ऑब्वियस ही बात है जितने सवाल मैंने सही बनाए और जितने सवालों को गलत बनाया, इनको जोड़ दूंगा तो मुझे अपने क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चंस की संख्या पता लग जाएगी सर। तो इनडायरेक्टली किन दो चीजों पे डिपेंड किया, तो कितने सवालों को सही बनाया, कितने सवालों को गलत बनाया, और इनडायरेक्टली जो इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इसी को हम अपना वेरिएबल x और y मान रहे हैं। यहां तक समझ में कोई दिक्कत क्या अगेन नहीं होनी चाहिए। अब मुझे यह पता है सर कि सवाल के अंदर जरूर दो इंफॉर्मेशन होगी, उन्हीं दो इंफॉर्मेशन की मदद से मुझे अपने दो इक्वेशन फ्रेम करने हैं। तो फिर से ध्यान से सुनना सर। यहां पे मुझे सबसे पहली इंफॉर्मेशन सवाल में दिख रही है सर कि यहां से लेके यहां तक पहली इंफॉर्मेशन है। उसके बाद मुझे दिख रहा है सर यहां से लेकर यहां तक मेरी सेकंड इंफॉर्मेशन है। तो अब ध्यान से हर बात को सुनना सर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि यश जो हमारा भाई है, जो इस कंपटीशन के एग्जाम में बैठा, उसको कुल मिला के 40 मार्क्स आ रहे हैं। कितने मार्क्स आ रहे हैं सर? उसके टोटल मार्क्स 40 है। ठीक है, अब ये 40 मार्क्स देखो कैसे कैसे आ रहे हैं। तो आपको कहा गया है कि उसने क्वेश्चन पेपर में कुछ सवालों को सही बनाया है, कुछ सवालों को गलत बनाया है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि हर सवाल को सही बनाने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और हर सवाल को गलत बनाने के लिए आपके 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन में सवाल बता रहा है कि ये जिस एग्जाम में यश भाई बैठे हैं उसमें हर सवाल को सही बनाने के लिए आपको 3 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। हर सवाल को गलत बनाने के लिए आपका 1 नंबर पेनल्टी में जाएगा सर। अगेन नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट। अब इस बात से देखो कैसे इक्वेशन को फ्रेम करते हैं, तो बड़े ध्यान से चीजों को सुनना सर। तो हर सवाल को सही बनाने के लिए 3 मार्क्स, ठीक है सर। आपने कितने क्वेश्चंस को सही सही अटेम्प्ट किया है? तो आपने x क्वेश्चंस को सही सही अटेम्प्ट किया है सर, और हर सवाल को सही बनाने के लिए मिल रहे हैं 3 नंबर। तो x सवालों को सही बनाने के लिए कितने नंबर मिलेंगे सर? तो तुरंत जवाब आना चाहिए x सवालों को सही सही बनाने के लिए आपको 3 इंटू x नंबर मिलेंगे सर। तो टोटल आपको नंबर कितने आ रहे हैं सर? तो x सवालों को सही बनाने के लिए आपको टोटल 3x नंबर आ रहे हैं सर, 3x मार्क्स आ रहे हैं। ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आपको आगे यह भी कहा जा रहा है सर कि हर सवाल को गलत बनाने के लिए आपकी 1 नंबर की पेनल्टी जा रही है। टोटल कितने सवालों को आपने गलत बनाया सर? तो टोटल y सवालों को आपने गलत बनाया है। तो टोटल पेनल्टी गलत बनाने के कारण कितनी जाएगी सर? तो गलत बनाने के कारण आपकी टोटल पेनल्टी कितनी जाएगी सर? तो हर एक सवाल को गलत बनाने के लिए 1 नंबर की पेनल्टी। तो y सवालों को गलत बनाने के लिए सर y इंटू 1 यानी कि y मार्क्स की आपकी पेनल्टी जाएगी सर। और यश ने ओवरऑल कितना स्कोर किया सर? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है जब आपके कंपटीशन के क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम ऐसी है तो यश को ओवरऑल 40 मार्क्स आ रहे हैं। यानी कि सर ये 40 मार्क्स कैसे आए होंगे? सही बनाकर यश ने 3x मार्क्स स्कोर किए हैं, लेकिन उसकी पेनल्टी लग गई है y मार्क्स की। उसकी पेनल्टी लग गई है y मार्क्स की। यानी कि सर सही बनाने के कारण जो मार्क्स आए हैं उसमें पेनल्टी वाले मार्क्स को अगर मैं घटा दूंगा
तभी यश को 40 नंबर आएंगे सर। तो ये ओवरऑल 40 नंबर कैसे आए होंगे? तो सही बनाने के कारण यश ने जितना स्कोर किया, इसमें पेनल्टी वाले मार्क्स को घटा दूंगा सर, तब जाके यही ओवरऑल स्कोर मेरा 40 मार्क्स का बन रहा है। लो बना ली सर फर्स्ट इंफॉर्मेशन से फर्स्ट इक्वेशन। फटाफट नोट डाउन करो, इस इंफॉर्मेशन को यहां साइड में लिख लेते हैं सर। तो ये इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। क्लियर है? अब आगे, अब यहां पे सर अपने सेकंड इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। तो फिर से ध्यान से सुनना, गला थोड़ा खराब है तो माइंड मत करना। देखो यहां पे had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, then Yash would have scored 50 marks. अब आगे कहा जा रहा है कि अगर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग होता। कैसा पैटर्न होता सर? तो हर सवाल को सही बनाने के लिए आपको अगर 4 नंबर मिलते और हर सवाल को गलत करने की आपको 2 मार्क्स की अगर पेनल्टी लगती, उस कंडीशन में यश को 50 नंबर ओवरऑल आ रहे हैं। तो बताओ यहां से इक्वेशन कैसे फ्रेम होगी? तो अगेन यहां से भी इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं सर कि अगर मेरे कंपटीशन के पेपर का यह पैटर्न होता जिसमें यश को 50 नंबर आ रहे हैं, तो 50 नंबर कैसे बने होंगे सर? तो फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना, हर सवाल को सही बनाने के लिए 4 नंबर। टोटल कितने सवाल आपने सही बनाए हैं सर? x सवाल आप सही बना के आ रहे हो। तो सही बनाने के कारण आपके टोटल कितने नंबर बन रहे हैं सर? तो सही बनाने के कारण आपके टोटल नंबर बन रहे हैं सर x इंटू 4 यानी कि 4x मार्क्स। तो सही बनाने के कारण x सवालों को आपको टोटल 4x मार्क्स मिल रहे हैं सर। लेकिन आपने गलत भी किया है। कितने सवालों को गलत बना के आए हो सर? तो y सवालों को गलत बना के आए हो और हर सवाल को गलत बनाने के लिए 2 मार्क्स की पेनल्टी। तो y सवालों को गलत बनाने के लिए सर 2y मार्क्स की पेनल्टी। y सवालों को गलत बनाने के लिए टोटल सर 2y मार्क्स की पेनल्टी भी आपको लग रही है। अब हमें पता है सर कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग वाली स्कीम होती है तो सही बनाने के कारण जितने मार्क्स में लाया उसमें पेनल्टी वाले मार्क्स घट जाते हैं, तब जाके मेरा ओवरऑल स्कोर तैयार होता है। मुझे पता है सर कोई भी नेगेटिव मार्किंग वाली अगर स्कीम है तो उसमें सही बनाने के कारण मैं जितने मार्क्स लाया उसमें पेनल्टी के जो मेरे नंबर है सर वो घट जाते हैं, तब मेरा ओवरऑल स्कोर तैयार होता है। तो सवाल ने सेकंड केस में ओवरऑल कितना स्कोर किया है सर? 50 मार्क्स ओवरऑल स्कोर किया है। यानी कि उसने जरूर सही बनाने के कारण जो 4x मार्क्स स्कोर किया है उसमें पेनल्टी के कारण जो उसके 2y मार्क्स चले गए सर, उसी से ये 50 नंबर यश के ओवरऑल बन रहे हैं सर। तो बना ली हमने अपनी सेकंड इंफॉर्मेशन से सेकंड इक्वेशन। फटाफट इसको भी नोट डाउन करो सर। तो यहां से अपना सेकंड इक्वेशन लिख सकता हूं सर। क्या आ रही है? ये सेकंड इक्वेशन यहां से आ रही है सर 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। ये क्लियर है सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट अगेन नहीं होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो नेगेटिव मार्किंग का फंडा मैंने आपको बताया बस उसी को यहां सवाल में अप्लाई किया। और बार बार कह रहा हूं बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। आगे आप सभी लोग किसी ना किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठोगे और अगर किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठोगे तो 99% चांसेस है कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट होगा। तो हम जो अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं एज स्टूडेंट सर वो इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? अब देखो आगे, अब क्या बचा है सर? सवाल में कुछ खास नहीं बचा है। सिंपली मुझे 2 इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकाल लेना है। तो मुझे पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में कितने सवाल मैंने सही बनाए, कितने गलत बनाए। और अगर यह पता लग गया कितने सही बनाए कितने गलत बनाए, तो यह भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में टोटल सवाल कितने थे सर। तो पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई बराबर यहां पे 40। दूसरी इक्वेशन है सर यहां पे 4x माइनस 2y बराबर 50। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से यहां पे सुनना सर। यहां पे डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि मैं एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट से बना सकता हूं। आप अगर चाहते तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर एक ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट 1 है। तो यहां से सब्स्टिट्यूशन लगाना भी थोड़ा सा आसान है। तो आपका होमवर्क रहेगा सब्स्टिट्यूशन से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। मैं यहां एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट से सॉल्व करता हूं सर। कैसे करेंगे? तो बहुत सीधे सीधे दिख रहा है सर कि मैं y को बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर सकता हूं। कैसे कर दूंगा? तो सर अगर मैंने इसको भी 2y बना दिया तो ये मेरा y एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2y बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली दिख रहा है सर कि अगर अपने इक्वेशन को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2y बन जाएगा और उसके बाद बड़ी आसानी से y वेरिएबल को एलिमिनेट कर दूंगा। पूरा इक्वेशन x के टर्म्स में आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लूंगा,
उसको दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वापस से पुट कर दूंगा, y भी निकल कर आ जाएगा सर। तो फटाफट अप्लाई करो। तो अपनी इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा सर? तो ये बन जाएगा 6x माइनस 2y बराबर 80। ये क्लियर है? इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया। वो इक्वेशन पहले से क्या है सर? तो ये है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। क्लियर है? अब अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन को दिख रहा है सर, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज, प्लस बना माइनस, माइनस बना प्लस, प्लस बना माइनस। सॉल्व करते हैं सर। 6x माइनस 4x 2x माइनस 2y प्लस 2y खत्म, बराबर इस तरफ सर 80 माइनस 50 यानी कि 30। तो यहां से 215 30, x की वैल्यू 15 निकल कर आ गई। अब ये जो x की वैल्यू 15 आई है सर, ये एक्चुअली में क्या है? तो यहां से मुझे पता लग रहा है कि मैं अपने क्वेश्चन पेपर में सही 15 सवालों को बनाकर आया हूं। यानी मैंने अपने क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट लिया था कि मैंने सही 15 सवालों को सॉल्व किया है सर। तो करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चंस कितने हैं? 15 क्वेश्चंस। करेक्टली आंसर क्वेश्चन कितने निकल कर आए सर? 15 क्वेश्चन। नोट डाउन करो। अब इस x को वापस से पुट करके y निकाल लेते हैं सर। तो मान लो इस x को यहां पे पुट करके y निकाल लेता हूं, क्या हो जाएगा सर? तो इक्वेशन है यहां पे 3 इंटू एक्स, तो 15 3 जा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू यहां पे 40 सर। y को इधर भेज देते हैं, 40 को इधर बुला लेते हैं, तो माइनस वाई इधर जाके प्लस वाई बन जाएगा, प्लस 40 इधर आके माइनस 40 बन जाएगा। 45 माइनस 40 कितना हो गया सर? 5। y बराबर 5 निकल कर आ गया। यानी कि यहां से मुझे क्या दिख रहा है सर? यहां से मुझे दिख रहा है कि मैं अपने इस क्वेश्चन पेपर में 5 सवालों को गलत करके आया हूं। मैं अपने क्वेश्चन पेपर में 5 सवालों को गलत कर आया हूं, क्योंकि यही मेरा इनकरेक्टली आंसर्ड क्वेश्चंस की संख्या है सर। तो अब मेरा आंसर मेरे सामने है। मैंने अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट लिया था, और यह करते हुए मैं सही 15 सवालों को बनाकर आया हूं, 5 सवालों को गलत करके आया हूं। तो मेरे क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने सवाल थे सर? टोटल कितने क्वेश्चंस थे? तो तुरंत कह दूंगा सर कि टोटल क्वेश्चंस निकालने के लिए सही जितने सवाल बनाए थे, गलत जितने सवाल किए हैं, दोनों को जोड़ दो। यानी कि सर x प्लस वाई कर देंगे, यानी कि सर x प्लस वाई यानी कि 15 प्लस 5 यानी कि 20 सवाल। मतलब मेरा जो ये कंपटीशन का क्वेश्चन पेपर था सर, ये इस तरीके का था कि इसमें टोटल 20 सवाल थे, जिसमें से मैंने 15 सवालों को सही बनाया है और 5 सवालों को गलत बना दिया है सर। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो। तो अगेन एक बहुत शानदार और बहुत क्रूशियल और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल सर। अब आपका जो ये आंसर आ रहा है, ये सही आ रहा है कि नहीं, कैसे डिटरमाइन करोगे? तो मैंने सिखाया था कि सवाल में किसी एक इंफॉर्मेशन को चुनो, उससे वेरीफाई कर लो सर। तो मान लो मैं पहली वाली इंफॉर्मेशन को चुनता हूं यहां पे, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो पहली इंफॉर्मेशन में क्या कहा गया है कि हर सवाल को सही बनाने के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत करने के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो जा रहे हैं। और ये करते हुए ओवरऑल यश का स्कोर जनरेट हुआ है 40 मार्क्स। चेक कर लेते हैं सर। सही कितने सवाल किए? 15 सवाल। हर सवाल को सही करने के लिए 3 नंबर मिलेंगे, तो 15 सवाल को सही करने के बाद 15 गुने 3 यानी कि 45 नंबर मिलेंगे सर। उसके बाद गलत कितने किए हैं सर? 5 सवालों को गलत किया है। हर सवाल को गलत करने के लिए 1 नंबर कट जाएंगे, तो 5 सवालों को गलत करने के लिए कितनी पेनल्टी लगेगी सर? -5 की पेनल्टी लगेगी। -5 की पेनल्टी लगी, तो ओवरऑल स्कोर कितना जनरेट हो रहा है? 45 माइनस 5, ये मेरा ओवरऑल स्कोर है, यानी कि 40 मार्क्स मेरा ओवरऑल स्कोर है सर। और मुझे दिख भी रहा है कि यश को 40 मार्क्स ओवरऑल स्कोर आ रहे थे। तो मैंने जो बनाया है सर वो 100% सही है। यहां पे ये चीज वेरीफाई होती हुई मुझे दिख रही है सर। इसको भी फटाफट नोट डाउन करो। तो अगेन एक बहुत शानदार, बहुत क्रूशियल और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। तो फिलहाल अपने इस लेक्चर को इसी पॉइंट पे एंड करते हैं सर। नेक्स्ट लेक्चर में अपने बचे हुए मिसलेनियस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और उसके बाद बस एक टॉपिक बचा है, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। देखो, मिसलेनियस नाम ही इसलिए है क्योंकि सवाल टू सवाल कंसेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है, इसलिए यहां पे हर सवाल के लिए हो सकता है एक अलग कंसेप्ट के तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन हमेशा याद रखना, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है तो 2 चीजें हमेशा होंगी। 2 इंफॉर्मेशन से 2 इक्वेशन आएगी, और सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली 2 चीजें पूछी जानी है, जिनको हम अपना वेरिएबल एज्यूम करते हैं। क्लियर है? तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पे डिस्कस किया, तो आई होप हर चीज आपको क्लियर है। अगर किसी पॉइंट पे कोई भी डाउट है तो कोई इशू नहीं है, लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं होता है कमेंट सेक्शन में बताओ। और जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं,
कि क्लास में जितने सवाल मैंने करवाए उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ दोबारा अपनी एक सेपरेट कॉपी पे करो, तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा सर। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbase.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbase.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक और मैनेज्ड। थैंक यू।